अस्सलामुअलैकुम। आपके चैनल उर्दू नावेल्स ई बुक में आप सभी का दिल से खुश आमदीद करती हूँ। आज हम आपके लिए लाए हैं एक ऐसी कहानी जो आपको हकीकत की दुनिया से दूर परियों और जादुई ताकतों के देश में ले जाएगी। ये दास्तान है हूर की, जो एक अनजान झील के किनारे से गायब होकर परिस्तान की मलिका बन जाती है। क्या एक इंसान और एक परिजात का इश्क कामयाब हो पाएगा, जो एक तरफ हो शहजादा सुल्तान का जुनून और दूसरी तरफ बादशाह अशमान की ताकतवर मोहब्बत, धोखा, जादू, इंतकाम और लाजवाल इश्क से भरपूर नोवेल कैद इश्क। आई जानते हैं, क्या इश्क वाकई कैद किया जा सकता है या फिर ये परिंदों की तरह हमेशा आज़ाद होता है। मुकम्मल कहानी जानने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। कैद इश्क मुसन्निफ़ा हफ्सा जावेद। किस्त नंबर 1। हूर समेत पूरा ख़ानदान आज अपने गाँव आया था। हूर और तहरीम अपने वालिदैन की दो ही औलादें थी। हूर बेइंतहा खूबसूरत थी। हूर के ताया गाँव में ज़मीनों की देखभाल करते। उनके एक बेटे और बेटी ने घर में रौनक कर रखी थी। बेटे की शादी कुछ दिन पहले ही की थी। हूर के ताया ने, जमील भाई आज सब लड़कियों को गांव के पास झील पर ले जा रहे थे। इस झील के बारे में एक दास्तां मशहूर थी। यहाँ परिजाद आते हैं। परियों को तो बहुत से लोगों ने देखा भी था। एक कहानी ये भी लोगों ने मशहूर कर रखी थी कि यहाँ आने वाले परिजाद उनको अगर कोई पसंद आ जाए तो वो उन्हें साथ ही ले जाते हैं और फिर उनका नाम वो निशान इस दुनिया से खत्म हो जाता है। शाइस्ता इस खूबसूरत झील के सख्त पानी को देखते हुए सबको दास्तां सुना रही थी। आलिया भाभी तो शाइस्ता की बातों पर हंस रही थी। भाभी, किसी दिन सच में कोई परिजाद आपके सामने आ गया ना तो आपको लग पता जाएगा। यह ना हर वक्त ऐसी ही बातें करती रहती है। इसकी बातों को इतना ज्यादा संजीदा मत लिया करो लड़कियों। उठो, आओ, तुम सबको जमीनों पर लेकर चलते हैं। आलिया सब लड़कियों के साथ जमीनों की तरफ चली गई। हूर ने इस वक्त अपने बाल खोल रखे थे और शानों पर चादर फैला रखी थी। अच्छी खासी सर्दी थी यहाँ इस इलाके में, मगर हूर को शौक चढ़ा कि आज स्वेटर के बगैर जाते हैं। और अभी हूर को ऐसा लग रहा था जैसे इसका जिस्म कांप रहा हो। दिन 4 बजे का वक्त था और धूप जा रही थी। शाम 6 बजे तक गांव में मुकम्मल अंधेरा हो जाता था। ये मंजर बड़ा सहर अंगेज था। हूर की आंखें जाती धूप के साए में नीली महसूस हो रही थी, जबकि अक्सर इसकी आंखों का रंग कांच जैसा शब्द हो जाता। इसकी आंखें इसकी खासियत थी। जब ये पैदा हुई थी तो एक बाबा उनके घर आए थे। बाबा जी ने जैसे ही हूर को देखा था, इसका नाम तजवीज़ कर दिया था हूर। वो बाबा हूर के वालिद से बहुत दिन तक मिलते रहे। फिर एक दिन वो उनके घर आए और एक अजीब बात कही, अपनी बेटी को कभी अपने गांव न ले जाना। इसकी लकीरों में एक अजीब दास्तान है जो पूरी हो गई तो तुम अपनी बेटी को हमेशा के लिए खो दोगे। तुम्हारी बेटी बड़े होकर एक परी जैसी खूबसूरत होगी। इसकी बहुत हिफाजत करना, इतनी खूबसूरती इसके लिए कोई मुसीबत ला सकती है। उस दिन के बाद वो बाबा जी कभी हूर के वालिद को नहीं मिले। हूर सच में जवान होकर सबको पीछे छोड़ गई थी। इसकी उम्र 20 बरस थी और ये कॉलेज में बीए पेपर देकर फारिग हुई थी। खूबसूरत लंबे और पतले हाथों के साथ हूर अगर कोई सख्त काम करती तो इसके हाथ सुर्ख हो जाते थे। इसकी वालिदा एक ही बात कहती थी कि न जाने उनकी बेटी की शादी कहाँ होगी। ये तो इतनी नाजुक पे ज़रा सी सख्ती बर्दाश्त नहीं कर सकती। गुड़िया जैसे सुनहरी बालों वाली हूर अपनी बहन तहरीम की जान थी, जो इससे 4 साल बड़ी थी और डॉक्टर बन रही थी। दोनों बहनों में बेइंतहा फ़र्क था। हूर बात बात पर परेशान हो जाती थी, जबकि तहरीम बहुत तेज़ दिमाग रखती थी। हूर शाइस्ता अपनी कजिन के साथ झील के पास थी। शाइस्ता को कोई काम था, वैसे भी थोड़ी देर में उन्होंने यहाँ से चले जाना था। आज इतवार का दिन था और बहुत से लोग कहते थे कि हफ्ते के आखिर में इस गांव के हिस्से और झील पर परिजाद आते हैं। हूर बहुत देर से इस झील के पास थी और झील के पानी को देख रही थी, जो नीले रंग का था। हूर को शाइस्ता बुलाने के लिए आई। झील पर सैर करते हुए हूर को अजीब सा एहसास हो रहा था। शाइस्ता पीछे से आई और इसके कंधे पर हाथ रखा। चल छोटी, घर चले। ताया जान कह रहे हैं कि ये इलाका इस वक्त ठीक नहीं रहता। आपा आप जाएं, आती हूँ मैं, मेरी कुछ चीजें रह गई है पीछे। अच्छा जल्दी आ जा। हूर पीछे मुड़ी और अपनी चीजें उठाने गई। झील के पास आते ही उसे एहसास हुआ कि किसी ने झील में छलांग लगाई है। हूर ने अपनी खूबसूरत आंखें सामने की तो डर के चौंक गई। कोई झील में नहा रहा था। हूर इस शख्स को देख रही थी जिसके वजूद से इस वक्त यही जाहिर हो रहा था जैसे ये कोई वहशी है। हूर न जाने क्यों खड़ी हो गई। हूर के हाथ में उठाया हुआ बैग नीचे गिरा। तैरते शख्स ने पीछे मुड़कर देखा। हूर इसी लम्हे साकित हो गई, क्योंकि मैरून रंग आंखें उसने जिंदगी में पहली बार देखी थी। हूर ने इस शख्स को देखा, मगर फिर चकरा कर झील में ही गिरी। पानी में गिर जाने के बाद उसे होश नहीं रहा। ये शख्स तैरता हुआ हूर तक आया और उसे ऊपर किया। हूर का चेहरा देखकर ये शख्स हैरान रह गया। कोई इतना खूबसूरत भी होता है। बेहोश हूर के चेहरे पर हाथ फेरे हुए इस शख्स ने एक अजीब एहसास महसूस किया। इसी लम्हे उसके पास एक ख्याला नमूदार हुआ। शहजादे वापस चले। क्यों बादशाह ने आपको याद किया है और ये इंसान आपके पास क्या कर रही है? तुम्हें इससे मतलब? ये शख्स हूर समेत झील से बाहर आया। जाना जरूरी था, मगर इसका दिल बगावत पर उतर आया। इस परी को छोड़कर नहीं जाना चाहता था। ये आखिर उसने हूर को उठाया और साथ लिया। शहजादे एक इंसान है औला,
गायब होने से पहले बोला, शहजादी कहो इसे, जिस चीज़ पर मेरी नज़र पड़ जाए वो मेरी होती है। ये शख्स हूर को इसकी दुनिया से बहुत दूर ले गया। शाइस्ता जो हूर की तरफ आ रही थी, इसकी चीखें बुलंद हुई, अब्बू जी अब्बू जी। क्या होगा शाइस्ता, क्यों शोर मचा रखा है? जैसे कोई जिन देख लिया हो तुमने। वो हमारी हूर को कोई उठाकर ले जा रहा था, वो गायब हो गया। क्या कह रही है लड़की, तेरा दिमाग चल गया है दास्तानों को सुन सुनकर? नहीं अब्बू जी, मेरे सामने हूर गायब हुई। आलिया और तहरीम भी आ गई, जो फौरन झील के पास गई। यहाँ बैग पड़ा हुआ था और कुछ दीगर चीजें, मगर हूर नहीं थी, न हूर का नाम और निशान। 2 मिनट पहले मैंने हूर को यहाँ ही देखा था। आलिया के भी पसीने छूट गए। एक बाबा कहीं से उनके सामने आया, कहा था नम्मत तन्हा छोड़ना अपनी बेटी को। इसके हाथों में लिखी हुई दास्तान पूरी हो जाएगी। अब तुम नहीं जानते थे क्या कि तुम्हारी बेटी कितनी खूबसूरत है? वो उसे ले गया है अपनी दुनिया में और अब वो इस दुनिया में नहीं है। क्या कह रहे हो तुम? हमें बताओ, हमारी बेटी कहाँ है? ताया जान जैसे ही आगे आए, ये बाबा गायब हो गया। सब लड़कियों की चीखें निकल गई। बाबा, मैं सच कह रही हूँ, मैंने खुद हूर को इस लंबे से वहशी आदमी के पास देखा था। ऐसा लग रहा था हूर बेहोश है। ताया जान को तो इस लम्हे कुछ समझ ना आया। हूर नदी में तो नहीं गिर गई ना अब्बू? आलिया ने अपने दिल की बात कही। ताया जान ने एक ठंडे पानी में छलांग लगाई और अपनी भतीजी को ढूंढने लगे, मगर वो होती तो मिलती। फूलों की महक हर तरफ फैली कोई थी। मलिका बादशाह ले साथ तख्त पर बैठी कोई थी। हर तरफ सब मुंतजिर थे कि कब शहजादे आएंगे। मलिका के कान में एक मुलाजिमा ने आकर कुछ सरगोशी की। मलिका फौरन तख्त से उठी। माजरत बादशाह, सलामत मैं आती हूँ, मुझे इजाज़त दे, कुछ ज़रूरी उमूर आ गए हैं। बिल्कुल मलिका, आप जाएं। बिल्कुल। मलिका फौरन शहजादे के कमरे की तरफ चली गई। मलिका जैसे ही शहजादे सुल्तान के कमरे में आई, उन्हें बिस्तर पर एक लड़की लेटी हुई नजर आई और इस पर शहजादे सुल्तान झुके हुए थे। शहजादे शायद उसे जगाने की कोशिश कर रहे थे। शहजादे मलिका की बातों आवाज़ कमरे में गूंजी। शहजादे ने मुड़कर अपनी वालिदा को देखा, जो इस लड़की की मौजूदगी शहजादे के कमरे में देखकर सख्त बरहम हुई। शहजादे बेड से उठे और मलिका के सामने झुके। मलिका हमेशा उन्हें प्यार से बुलाती थी और सर पर हाथ फेरती, मगर आज मलिका उनसे शायद बरहम थी। ये सब क्या है शहजादे? ये आप किसको ले आए हैं? आप क्या महल के उसूलों से वाकिफ नहीं कि यहाँ कोई ऐसे नहीं आ सकता, और भी बिना बादशाह की इजाज़त के? हम माफ़ी चाहते हैं वालिदा, मगर ही कोई गैर नहीं है। हमने इन्हें अपने महल की शहजादी के तौर पर चुना है। हमारे महल की अगली शहजादी हैं ये। क्या आपने इतना बड़ा फैसला हमारी इजाज़त के बगैर ले लिया? शहजादे को पीछे छोड़कर मलिका जैसे ही बेड के पास आई, ये हूर की खूबसूरती देखकर हैरान रह गई। मगर हूर की नाजुक मिजाजी और खूबसूरती ने उन्हें एक बात समझने पर मजबूर कर दिया, जो ये नहीं समझना चाहती थी। इंसान एक इंसान, आप एक इंसान को हमारी दुनिया में ले आए हैं। आप जानते हैं, इंसान और हम एक दूसरे की दुनिया से कोई ताल्लुक नहीं रखते। इसके बावजूद आप एक इंसान को हमारे महल ले आए। हमें ये अच्छी लगी मलिका, और आपने ही कहा था कि हम फैसला करेंगे कि हमें किससे शादी करनी है, तो हम अपनी पसंद ले आए। ये हमारे उसूलों के खिलाफ है शहजादे सुल्तान। ये तो यहाँ की दुनिया ही देखकर खौफ से मर जाएंगी। ऐसा कुछ नहीं होगा मलिका, हम खुद इन्हें इस दुनिया के उसूल सिखाएंगे। हम इनसे निकाह करना चाहते हैं। ये होश में आएंगी तो हम चाहते कि आप बादशाह सलामत से बात करें हमारे निकाह की। आप अपनी हरकत का नतीजा जानते हैं शहजादे। तख्त पर बैठने वाला आपका बच्चा होगा, और अगर आपने इंसान से शादी कर ली तो आने वाले वक्त का कुछ पता है आपको? हमें कुछ नहीं पता वालिदा, हमें अपनी शहजादी के तौर पर यही चाहिए। आप बादशाह से बात करें। आप अपने साथ साथ इस मासूम पर भी जुल्म कर रहे हैं। नहीं वालिदा, ये हमारे प्यार से बिल्कुल ठीक हो जाएगी। आपका प्यार इनके लिए कैद होगा, जो इन्हें सब चीज़ों से दूर ले जाएगा। ये परीज़ाद नहीं, इंसान है, और नरमी की आदी ये आपके साथ आने वाली किसी सख्ती को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। हम इनकी हिफाजत कर लेंगे वालिदा, आप हमें बादशाह की इजाज़त ले दे। मलिका मजबूर होकर उठी, मगर जाने से पहले पीछे मुड़कर बोली, इन्हें मेहमान खाने पहुंचा दें। आपके निकाह के बाद ये आपके कमरे पर हक रख पाएंगी शहजादे। जी वालिदा। महल में खबर फैल गई कि एक इंसान उनके दरमियान है। झाड़ी है। कैद इश्क। मुसन्निफ़ा हफ्सा जावेद, किस्त नंबर 2। मेरी इजाज़त के बगैर कॉपी पेस्ट मत करे। बादशाह सलामत इस वक्त अपने तख्त पर बैठे हुए थे। मलिका उनके पास आई और अपने तख्त पर बैठ गई। बादशाह सलामत, हमने आपसे कुछ बात करनी है। आपको इजाज़त की ज़रूरत कब से पड़ गई मलिका? अकेले में बात कर सकते हैं क्या हम आपसे? क्यों नहीं मलिका, दरबार को खाली किया जाए। अगला दरबार कल सुबह लगेगा। सब लोग बाहर चले गए। इस शाही कमरे में सिर्फ मलिका और बादशाह शहरयार रह गए थे। आपके बेटे को अपने लिए शहजादी पसंद आ गई है शहरयार। बादशाह ने अपनी मलिका को देखा, फिर खुश होकर बोले, कौन है वो जो हमारे बेटे की पसंद है? एक इंसान है शहरयार, बहुत मासूम। आपका बेटा उसे इसकी दुनिया से बहुत दूर ले आया है। बादशाह। शहरयार फौरन अपनी जगह से खड़े हुए। ये आप क्या कह रही हैं मलिका? हम बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आपको यकीन नहीं आता तो मेहमान खाने में हमने इस इंसान को ठहराया है। बादशाह फौरन से मलिका के साथ मेहमान खाने चले गए। ये कैसा नर्म एहसास है जो मुझे हो रहा है? ऐसा क्यों महसूस हो रहा है
जैसे मेरे इर्द गिर्द बहुत सारे फूल और तितलियां हों। शायद मेरा ख्याल है, लेकिन यह मेरा ख्याल कैसे हो सकता है? सुनो लड़की, मुझे ये आवाज़ आ रही थी, नज़दीक से, जैसे कोई बहुत पास हो। जब मेरी आंख मुकम्मल तौर पर खुली तो मैंने खुद को एक बिस्तर पर पाया। ये बिस्तर मेरे गांव वाले घर का तो नहीं था। मेरे साथ ही एक औरत बैठी थी, जो कुछ गीला गीला मेरे सर पर रख रही थी। आप डरो मत, हम आपको कुछ नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। मैंने ऐसी औरत अपने गांव में तो नहीं देखी थी। सफ़ेद मोतियों वाला लिबास पहने चमकते हुए चेहरे वाली ये औरत मेरा सर सहला रही थी। इसकी आंखें मैरून से रंग की थी, जो मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं देखी। शायद मैं ख्वाब देख रही हूँ। मगर जब इस औरत ने दोबारा कपड़े की मदद से मेरे सर पर कुछ ठंडा सा लगाया तो मुझे इल्म हुआ, ये ख्वाब नहीं हकीकत है। इसी लम्हे मैं फ़ौरन से बिस्तर से उठी। मेरे इर्द गिर्द बहुत सी तितलियां उड़ी और दूर जाकर बैठ गई। मैं चलते हुए थोड़ा आगे आई तो सामने दरवाज़ा था, जिसके पास पार फूल और खूबसूरत आबशार थे। मैं कहाँ हूँ? मैं तो झील में थी। आप हमारी दुनिया में हैं, परियों की दुनिया में। परिस्तान मेरे मुंह से बेख्तियार निकला। इसी लम्हे कमरे का दरवाज़ा खुला, जो पिछली तरफ था। अंदर एक 50 साल आदमी आया, जिसने भूरे रंग की शाही सादी सी पोशाक पहनी हुई थी। इसकी पोशाक के साथ सर पर एक ताज था। साथ में एक औरत थी, जिसने सफ़ेद रंग का शाही तर्ज का माहिरानी फ्रॉक पहना हुआ था। सर पर दुपट्टे के साथ ताज था। मेरे सामने जो औरत थी, वो इन दोनों के सामने झुकी। सलाम मलिका और बादशाह सलामत। तुम जाओ, ये कमरा खाली करो, हम इस इंसान से अकेले में बात करना चाहते हैं। मैंने इस शख्स को देखा, जिसे ये औरत जो मुलाजिमा थी बादशाह कह रही थी। इसकी आवाज़ में एक रोब था। मुलाजिमा के जाने के बाद मैंने खुद पर नज़र की। मैंने घर वाले सफ़ेद कपड़े पहन रखे थे, मगर मेरे सर पर इस लम्हे दुपट्टा था। तो आप हो वो इंसान जो मेरे बेटे को अच्छी लगी है। मैं इनके लफ्ज़ों को सुनकर हैरान हो गई। मुझे याद था तो इतना कि एक शख्स को देखा था झील में मैंने, उसके बाद मैं झील में गिरी थी। ये अजीब सी जगह थी। देखे सर, मैं आपको नहीं जानती। ये ज़रूर कोई मजाक है, न मेरे साथ बहुत बड़ा। आप कौन हैं? मुझे सच बता दें, और मुझे यहाँ क्यों रखा है? आप हमारे रियासत में हैं और हमारे बेटे शहजादे सुल्तान को आप भाग गई। वो आपको इंसानी दुनिया से अपने साथ ले आए। इनकी बात सुनकर मुझे हंसी आ गई। कैसी बातें कर रहे थे? भला मैं अपनी दुनिया से दूर कैसे हो सकती हूँ? आप मजाक मत करें मेरे साथ सर। सफ़ेद कपड़ों वाली औरत मेरे नज़दीक आई और मेरे सर पर हाथ फेरा। हम जानते हैं आपके लिए इस बात का एतबार मुश्किल है, मगर आप इस वक्त हमारी दुनिया में हैं। हम एक परी हैं और यहाँ इस सल्तनत की मलिका। मुझे इनकी बात अब भी मजाक लगी। बादशाह, जिन्हें सब बादशाह ही कह रहे, वो बोले, हमारे यहाँ कभी किसी इंसान के साथ किसी शहजादे ने शादी नहीं की, मगर सालों पहले हमारे यहाँ एक बाबा जी होते थे। वो न जाने कहाँ चले गए। वो कहा करते थे कि हमारे बेटे की किस्मत में एक दास्तान है। हमारा बेटा किसी के इश्क में मुब्तला होगा, मगर शहजादी हमारी दुनिया की नहीं होगी। हम मजाक समझते थे, मगर आपको देखकर इल्म हुआ कि ये सब सच है। बाबा, ये किस बाबा का जिक्र कर रहे जो मेरे बचपन में आया था और मेरे बारे में उसने मामा बाबा को बताया था? शायद यह लोग मेरे साथ कोई मजाक कर रहे, कोई बहुत बड़ा मजाक। आप लोगों कैसी बात को नहीं मानती मैं। ये सब बातें झूठ है मलिका। जिन्हें बादशाह ने मुखातिब किया, मेरे सर पर हाथ फेर कर बोली, हमारे यहाँ रस्म है, जिसको शहजादे अपनी शहजादी के तौर पर कबूल करते हैं, उसे हमारे ख़ानदान में आना होता है। हम बिल्कुल नहीं जानते थे कि शहजादे एक इंसान को पसंद करेंगे। मलिका, आप इन्हें समझा दें, ये हमारे बेटे की पसंद है तो हमें भी कबूल है। हम इस शादी के लिए कभी न मानते, मगर हम मजबूर हैं, क्योंकि वली अहद शहजादे ने इन्हें चुन लिया है। अब हम कुछ नहीं कर सकते। आप निकाह की तैयारी करें और इन्हें भी समझा दें। मेरे सामने ये सब क्या हो रहा था? बादशाह बात करके बाहर चले गए। मलिका ने मेरा हाथ थामा। मैं उस वक्त सख्ते में थी। मैंने मलिका से हाथ छुड़ाया और उठने की कोशिश की। मलिका की गिरफ्त बहुत मजबूत थी। इस सब का कोई फ़ायदा नहीं मेरी जान। अब आपको यहाँ ही रहना है बेटा। हमारा बेटा जब आपको लाया था, तब हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था, मगर हम क्या कर सकते हैं? आप अब वली अहद शहजादे की शहजादी हैं, यानी इनके साथ तख्त पर मलिका के तौर पर बैठेंगी आप मुस्तकबिल में। देखिए, मेरे साथ ऐसा मजाक मत करें। मेरे वालिदैन मुंतज़िर होंगे। वो मुझे न पाकर परेशान हो जाते हैं। आपके बेटे को मैं नहीं जानती और ना ही ऐसी किसी दुनिया पर यकीन है मुझे। मेरा लहजा मजबूत था। मलिका ने मेरे हाथ थाम लिया और मुझे प्यार से समझाया, मैं सिर्फ तुम्हें इतना कहूँगी कि तुम यकीन करो न करो, मगर ये भी एक दुनिया है। देखो, हम भी तुम्हारे तरह ही हैं, मगर कुछ फ़र्क है हम में। तुम हमारे ख़ानदान में शामिल होने वाली पहली इंसान हो जो शहजादी बनेगी। तुम ये निकाह कर लो। इसके बाद मैं शहजादे से कहूँगी कि वो तुम्हें हो सके तो तुम्हारे दुनिया में ले जाए। आप सच में मुझे यहाँ से निकालेंगी? मलिका ने न जाने क्यों मुझसे मुंह फेर लिया। मलिका की आंखों से एक आंसू टूट कर गिरा। इस महल में जो लड़की शहजादी बन जाती है, फिर उसकी ज़िंदगी उसके शहजादे के मुताबिक होती है। वो बादशाह के साथ उसके दरबार में बैठी उसके लोगों के हर काम करती है।
मगर दहकीकत वो शहजादे या बादशाह की मोहब्बत में कैद कर ली जाती है। हमारे यहाँ मोहब्बत बहुत अहम मानी जाती है। जो शहजादी शहजादे की पसंद होती है उस पर किसी का कोई इख्तियार नहीं होता सिवाय शहजादे के। वो सिर्फ शहजादे का कहना मानती है, बाकी सब उसके हुक्म को मानते हैं। मेरी अपनी आंखों से आंसू जारी थे। देखें, आप इतनी अच्छी हैं, आप मुझे जाने देना। मैं किसी को इस दुनिया के बारे में नहीं बताऊंगी। मैं कुछ नहीं कर सकती मेरा बेटा। यहाँ हुक्म बादशाह का चलता है, वह हुक्म देकर जा चुके हैं। आप मान जाओ, मैं शहजादे से बात करूंगी। मैंने न जाने क्यों इन गैर लोगों में एक मेहरबान पर एतबार कर लिया। मलिका मेरे पास से उठ गई। मलिका शहजादे सुल्तान के पास थी। सुल्तान, आपके बाबा ने निकाह की इजाज़त दे दी है। शहजादी राजी हो गई। हाँ, मैंने राजी कर लिया उसे, मगर एक शर्त पर। कैसी शर्त वालिदा? आप इन्हें इनकी दुनिया में जाने की इजाज़त देंगे? शहजादे सुल्तान ने अपनी माँ की तरफ देखा, फिर अपना चेहरा दूसरी तरफ मोड़ा। हम उन्हें ले जाएंगे, मगर अभी नहीं। जब हमें मुकम्मल तौर हर एतबार हो जाएगा कि वह अब हमारी हैं और हमें हमारी दुनिया समेत कबूल कर चुकी है, तब हम इन्हें ले जाएंगे। शहजादे, ये गलत है, आप इनके साथ नाइंसाफ़ी करेंगे। मगर अब कोई रास्ता नहीं वालिदा। वो अगर अपनी दुनिया में वापस जाती हैं तो जिंदा नहीं रह पाएंगी। इसलिए हम नहीं चाहते कि वो हमसे अलग हों। मोहब्बत करते हैं न, जिससे उसे इश्क के जिंदानों में कैद नहीं करते। हम अगर किसी चीज़ को बहुत मजबूती से थामते हैं तो वह चीज़ हमारे पास ज़्यादा अरसा नहीं रह पाती। शहजादे, हम जानते हैं वालिदा, और मुस्तकबिल के हुक्मरान होने की हैसियत से हमने अपनी मलिका का इंतखाब बहुत सोच समझ कर किया है। हमें उम्मीद है कि मुस्तकबिल में वह एक बहुत अच्छी मलिका साबित होंगी। मगर शहजादे, एक बात याद रखिएगा, अगर वो अच्छी मलिका साबित हो भी गई तो एक अच्छी माँ या बीवी साबित नहीं हो पाएगी। हमने इन्हें जिस नज़र से देखा है, आप वो नहीं जानती वालिदा। इनकी आंखों की चमक बताती है कि वो सिर्फ हमारे लिए ही बनी है। उम्मीद है कि वो हमारे साथ बहुत जल्द रहना सीख जाएंगी, और आप इस बात की उम्मीद रखिए कि हम कभी इनके साथ ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करेंगे। उम्मीद है कि तुम इसके साथ बहुत अच्छे से पेश आओगे। ठीक है वालिदा, अब हम थोड़ी देर के लिए तन्हाई चाहते हैं। मलिका जा चुकी थी। शहजादे सुल्तान खिड़की के पास आए और बाहर के खूबसूरत नज़ारे देखने लगे। शहजादे सुल्तान को ज़िंदगी में कभी किसी को देखकर वो एहसास नहीं हुआ था जो एहसास इन्हें हूर के साथ होने से हुआ था। शायद इन दोनों का साथ बहुत अरसे पहले का था। शहजादे सुल्तान जो करने जा रहे थे उसके मुस्तकबिल के बारे में वो नहीं जानते थे, मगर इन्हें उम्मीद थी कि ये दुरुस्त हैं। हूर के चले जाने के बाद गांव में लोगों ने बहुत ज़्यादा बातें करना शुरू कर दी। कुछ लोग तो ये कह रहे थे कि न जाने हूर कहाँ चली गई है। कुछ ये भी कह रहे थे कि शायद कोई जंगली जानवर उसे खा गया है। भाई साहब, आप लोगों के साथ मेरी बच्ची गई थी, मुझे बताइए ना वो कहाँ पर है। मैं तुम्हें कैसे बताऊं, मुझे खुद नहीं जानता। हमारे सामने ही थी, ऐन लम्हे में न जाने कहीं चली गई। वो हमारे सामने ही वो गायब हो गई। मैंने उसे झील में भी देखा, मगर झील में भी नहीं थी। भाई साहब, मेरी बहुत लाडली बच्ची है, वो हमने उसे आज तक एक खराश भी आने नहीं दी। वह तो छोटी छोटी बातों पर डर जाया करती थी, न जाने कैसी होगी। अब तुम परेशान मत हो, मुझे उम्मीद है वो जहाँ भी होंगी अच्छी होगी। मैं एक आदमी के बारे में जानता हूँ, वो शायद हमें हमारी हूर के बारे में कुछ बता ना पाए, तो उसके पास ले जाए ना हमें। भाई साहब, आपको पहले बताना चाहिए था। चलें, उठो, से उस पास जल्द से जल्द मुझे लेकर जाए। मैं चाहता हूँ जितनी जल्दी हो सके हम अपनी बेटी को वापस ले आए। हूर के वालिद अपने भाई के सामने बैठे अपनी लाडली बेटी को याद कर रहे थे। सब जगह देखा था उसे, मगर कहीं उसका नाम व निशान नहीं था। तहरीम अपनी रोती हुई माँ के पास बैठी हुई थी, जिनको सब्र ही नहीं आ रहा था। चची, थोड़ा सा खाना खा लें। आलिया भाभी हूर की वालिदा के आगे खाना रखते हुए बोली। हाय, कैसे लगा लूँ मैं आलिया? मेरी बच्ची कोई सख्त चीज़ हाथों से नहीं उठाती थी, न जाने खाना खाया होगा या नहीं। मुझे मेरी बेटी ला दो आलिया। बस करे चची, थोड़ा सब करे, हमसे गलती हो गई। भाभी, हमें इस झील पर जाना ही नहीं चाहिए था। तहरीम, हमें थोड़ी ना इल्म था कि ये सब हो जाएगा। बस अब दुआ करो हूर जहाँ हो ठीक हो। ये सब नहीं जानते थे कि शायद अब कभी इनकी मुलाकात अपनी बेटी से हो। निकाह का सामान आ चुका था। हूर बिस्तर पर खामोश बैठी थी। उसे महसूस हो जैसे बहुत सारी तितलियां उसके पास आई हों। ये उठ दरवाजे के सामने बने आबशार के पास आई, जिसके अंदर और बाहर तितलियां का ढेर था। हूर अगर आम हालात में ऐसी जगह पर आती तो बहुत ज़्यादा खुश होती। उसे अजीब से बेचैनी थी कि न जाने क्या होगा। बहुत जल्द मैं आपके और बाबा के पास मौजूद होंगी माँ, मुझे उम्मीद है। ये एक ख्वाब है जिससे बहुत जल्द मैं जागने वाली हूँ और आप सबके दरमियान मौजूद होंगी। जारी है। कैद इश्क मुसन्निफ़ा हफ़ीज़ किस्त नंबर 3। मेरी इजाज़त के बगैर कापी पेस्ट मत करे। सुल्तान अशमान आज बहुत दिनों बाद अपने दोस्त से मिलने शहरयार बादशाह की रियासत में आए थे। इनका हुक्म यहाँ की तमाम रियासतों में चलता था जहाँ परियां और परिजाद रहते थे। अरशमान की अपनी रियासत थी, मगर जब सब रियासतें बैठती तो इनका हुक्म माना जाता। इनकी उम्र 37 के करीब थी, मगर इन्हें अपनी रानी का इंतज़ार था, जिसने इन्हें बहुत इंतज़ार करवाया था।
اشمان کو خبر ہوئی کہ ایک انسان شہریار کے بیٹے سے شادی کر رہی ہے، تو یہ شہریار کی ریاست میں یہ دیکھنے آئے کیوں ایک پریزاد انسان سے شادی کر رہا ہے۔ یہ دربار میں آئے تو شہریار انہیں دیکھتے ہی کھڑے ہو گئے۔ سلام بادشاہ اشمان۔ سلام شہریار، کیسے ہو؟ سنا ہے بیٹے کی شادی کر رہے ہو، وہ بھی ہمیں خبر دیے بغیر۔ بادشاہ سلامت، بس آج ہی اس بات کا فیصلہ لیا ہم نے۔ آپ بیٹھے، ہم معذرت خواہ ہیں کہ ہم نے آپ کو پہلے خبر نہ کی۔ ہم سوچ رہے تھے کہ ولیمے پر سب کو دعوت نامہ بھیجیں گے۔ کوئی نہیں، ہم دیکھنا چاہیں گے اس انسان کو جس نے تمہارے بیٹے کا دل چرایا ہے۔ اشمان بیٹھ گئے۔ یہ نہیں جانتے تھے کہ اب یہاں سے ان کے ساتھ ان کی رانی واپس جائے گی۔ سفید اور گلابی پھولوں کے کام والا یہ لمبا سا فراک مجھے پہنایا جا رہا ہے، جس کو پکڑنے کے لیے بہت سی ملازمائیں ہیں۔ ایک ملازمہ میرے پاس آئی، یہ کسی اشمان کے بارے میں ذکر کر رہی تھی۔ بادشاہ اشمان آ گئے ہیں۔ وہ آج اچانک ہی آ گئے، ورنہ ان کے یہاں آنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ میں ان کی باتیں غور سے سن رہی تھی۔ کیا بادشاہ کی ملکہ بھی ساتھ آئی ہے؟ ارے نہیں، ان کی تو شادی ہی نہیں ہوئی۔ سنا ہے وہ کہتے ہیں جس دن مجھے کوئی لڑکی اچھی لگے گی اسے ملکہ بنا دوں گا۔ 37 سال کے ہو گئے ہیں مگر شادی نہیں کی۔ ویسے ان کے ساتھ کوئی لڑکی رہ بھی تو نہیں سکتی نا۔ ان کی والدہ نے ان کی شادی کے لیے لڑکیاں تلاش کی مگر بادشاہ نے منع کر دیا۔ میرے سر پر خوبصورت سا گلابی دوپٹہ سجاتے ہوئے دونوں ملازمائیں آپس میں باتیں کر رہی تھی۔ میرے دل میں ایک عجیب سا احساس تھا، جیسے آج کچھ غلط ہونے والا ہے۔ میرے پیروں میں جوتے پہننے کے بعد کچھ لڑکیاں مجھے باہر لے جانے لگی۔ یہ ایک بڑا سا کمرہ تھا، شاید یہاں سب لوگ جمع ہوتے تھے۔ مجھے لڑکیوں نے ایک تخت پر بٹھایا۔ اسی لمحے بہت سے لوگ کسی کو سلام کر رہے تھے۔ میرے سامنے ایک لمبا سا چوڑا سا شخص آیا۔ اس کے چہرے کے نیچے سے ایک کٹ شروع ہوتا تھا جو گردن تک جا رہا تھا۔ اس شخص کا چہرہ بہت خوبصورت تھا مگر آنکھیں، یہ میرون رنگ کی خوفناک آنکھیں مجھے خوف زدہ کر رہی تھی۔ میرے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اس شخص نے کالے رنگ کی پوشاک پہن رکھی تھی جس کے ایک طرف اس کی تلوار نظر آ رہی تھی۔ اس شخص کے بال پونی کی صورت میں قید تھے۔ اس شخص کے جوڑے وجود سے ہی وحشت ظاہر ہوتی تھی۔ مجھے عجیب احساس ہوا جب یہ شخص میرے قریب آیا اور میرے سامنے کھڑا ہوا۔ یہ 2 پل کا کھیل تھا۔ جب میں نے نظر پھیر کر اوپر دیکھا تو اس شخص کی آنکھیں گہری میرون ہوئیں جس سے سب لوگ پیچھے ہٹے۔ بادشاہ سلامت، کوئی بولا تو اس شخص نے ہاتھ کے اشارے سے خاموش رہنے کا کہا۔ میں خاموشی سے یہ سب منظر دیکھ رہی تھی۔ اس بادشاہ اشمان نے میرا ہاتھ تھاما اور مجھے کھڑا کیا۔ ملکہ میرے ساتھ ہی کھڑی تھی۔ ان کے چہرے پر بھی خوف آ گیا۔ یہ وہ انسان ہے جس کو تمہارا بیٹا اپنی شہزادی کے طور پر لایا تھا؟ جی بادشاہ سلامت، بادشاہ شہریار بولے تو اشمان بادشاہ کی دھاڑ سے میرا دل باہر کو آ گیا۔ یہ ملکہ ہے، میری اشمان خان کی ملکہ۔ تم لوگوں کو اس کی آنکھوں کی کشش سے پتہ نہیں چلا کہ یہ میری ملکہ ہے۔ میرا دماغ سن ہو چکا تھا۔ یہ میرے ساتھ کیسا کھیل کھیلا جا رہا تھا، پہلے سلطان اور اب یہ۔ اشمان کے ہاتھ لگاتے ہی مجھے عجیب سا احساس ہوا، مگر اشمان کی جان لیوا گرفت بہت سخت تھی۔ سلطان مجھے آتا ہوا دکھائی دیا۔ بادشاہ سلامت، میری شہزادی کو چھوڑ دے، خبردار میری رانی کا نام بھی لیا تو تم نے میری رانی، میری ملکہ کو یہاں لانے کی ہمت بھی کیسے کی؟ تم نہیں جانتے تھے؟ ان کی آنکھوں سے تمہیں نہیں علم ہوا تھا کہ یہ خاص ہے؟ بادشاہ، یہ ہماری ہونے والی بیوی ہیں۔ ہم نے انہیں جھیل کنارے دیکھا تھا، یہ بہت اچھی لگی ہمیں۔ تم نے صرف انہیں جھیل کنارے دیکھا تھا مگر ان کا انتظار بہت عرصے سے کر رہے۔ اگر ہم آج یہاں نہ آتے تو تم لوگ میری رانی کے ساتھ کیا کرتے؟ عدیل عدیل جلدی آؤ، اپنے خاص ملازم کو آواز دیتے ہوئے۔ اشمان بادشاہ بہت زیادہ غصے میں تھے۔ ان کی آنکھوں کی تپش میں محسوس کر سکتی تھی۔ میرے پاس الفاظ ختم ہو گئے تھے کیونکہ مجھے یہی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ لوگ میرے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ جی میرے بادشاہ، اپنی ریاست میں خبر کر دو کہ ہم واپسی پر اپنے ساتھ رانی کو لا رہے ہیں۔ ہمیں شاندار استقبال چاہیے ان کا۔ شہریار بادشاہ آگے آئے اور بولے، مجھے تو اشمان سے بے انتہا خوف آ رہا تھا۔ میں ان کے سامنے شاید میں گڑیا ہی لگ رہی تھی جو ان کی بیرحم گرفت برداشت کر رہی تھی۔ اشمان بادشاہ سلامت، دیکھے ان کا نکاح ہمارے بیٹے سے طے ہے اور یوں آپ شہزادی کو اپنا بنانے کا نہیں کہہ سکتے۔ سلطان آگے آیا اور میرے دیکھتے ہی میرا ہاتھ تھامنا چاہا جو اشمان نے مجھ تک پہنچنے سے پہلے ہی پکڑ لیا۔ کیا کہا تھا میں نے؟ ہمت مت کرنا۔ اشمان کے ہاتھوں سے شعلے نکلے جس نے سلطان کو دور پھینکا۔ ان شعلوں کی تپش میں نے محسوس کی اور میرا دل جیسے ہلکے کو آ گیا۔ چھوڑے مجھے، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ یہ کوئی کھیل نہیں ہے، میں انسان ہوں، آپ سب کی دنیا سے بہت زیادہ مختلف۔ میرا آپ سب سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ سب کچھ پہلے سے ہی غلط تھا، مجھے جانے دیں۔ بادشاہ اشمان نے میری طرف دیکھا۔ میرے لیے ان کی آنکھ میں ایک نرم سا تاثر آیا۔ شش رانی صاحبہ، ہمیں بالکل نہیں پسند کہ کوئی ہمارے فیصلے میں بولے۔ آپ ہماری تھی شروع سے۔ آپ کی یہ آنکھیں ہمیں اپنی جانب کھینچتی ہیں اور ہم اسی کی طرف متوجہ ہوتے ہیں جو ہمارا ہو۔ آپ خاموشی سے ابھی نکاح کریں گی کیونکہ اگر آپ نکاح سے انکار کرتی ہیں تو یہاں کھڑے سب لوگوں کی زندگی کے لیے اچھا نہیں ہوگا۔
मुझे धमकी देकर अशमान बहुत ज़्यादा पुरसुकून थे, मगर मैं क्यों इनकी बात मानती। मैं उस दुनिया की थी जो मुझे इन लोगों से कोई गरज होता। आप चाहे जो मर्जी कर ले, मैं आपकी बात नहीं मानूंगी। मैं जानता हूँ क्या सोच रही हैं आप रानी, आपके दिमाग में यही आ रहा है ना कि ये लोग तो मेरे अपने नहीं, तो इनकी जिंदगियों से हमें क्या लेना देना। मैं आपको बता दूं कि आपके घर वाले भी तो आपकी दुनिया में हैं ना, जो आपके इनकार की सूरत में मेरा गुस्सा देखेंगे। बादशाह अशमान ने हाथ का इशारा किया तो एक फिल्म सी चलने लगी। इसमें जाहिर होने वाली तस्वीर और किसी के नहीं, मेरी माँ और बहन की थी, जो दोनों बैठी रो रही थी। मामा तहरीम आपी, शिश रानी, मुझे नहीं पसंद आपका यूं किसी और के लिए फिक्रमंद होना। चुपचाप निकाह कर ले, वरना इन सब के चेहरे भी आपको देखना नसीब नहीं होंगे। अशमान ने मुझे मलिका को दिया, जिन्होंने मुझे फौरन थामा। अपनी रानी को अंदर लेकर जाए। निकाह के फौरन बाद ये हमारे साथ हमारी रियासत जा रही है। सुल्तान जो बेहोश हो चुका था, उसे कुछ लोग ले गए। मलिका मेरा हाथ थामे मुझे अंदर ले जाने लगी। मेरा दिमाग उस वक्त काम करना छोड़ गया था। बेटा, मतलब रानी साहिबा, इनकार मत करना। अशमान बादशाह बहुत जालिम है, आपके घर वालों को नहीं छोड़ेंगे। मलिका हमें बचा ले। मैं माफ़ी चाहती हूँ। अशमान बादशाह के आगे कोई कुछ नहीं कर सकता। मेरे आंसू नहीं थम रहे थे। मेरा निकाह एक अनजान इंसान से, इंसान नहीं, पता नहीं किस मखलूक से हुआ। इसके बाद मलिका ने एक सफ़ेद रंग का कोट लाया। मुझे माफ़ कर देना रानी साहिबा, मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकी। आपके शौहर बहुत सख्त मिजाज हैं। इनके मिजाज से सब रियासत वाकिफ़ है। हो सके तो इनकी हर बात मान लेना और इनको शिकायत का मौका मत देना। वो अगर आपसे खुश हुए तो आपको आपके माँ बाप के पास भी ले जाएंगे। मेरे आंसू बेख्तियार हो गए। बाहर से हुक्म आया कि मुझे लाया जाए। मुझे ये कोट पहनाया कि मगर यहाँ सर्दी नहीं थी। मेरा हाथ थाम कर मलिका बाहर लाई। मुझे ये भी पता चला कि शहजादे सुल्तान को काफ़ी अरसे तक होश नहीं आएगा। वो बाबा जो शहजादे सुल्तान और मेरे घर आया था, वो गलत था। मैं शहजादे सुल्तान की नहीं, बादशाह अरशमान की मलिका बनी हूँ। मुझे महल से बाहर ले जाया गया, जहाँ घोड़े खड़े थे। मलिका मुझसे मिली, फिर अरशमान आए और मेरा हाथ थामा। मुझे एक घोड़े के पास लाए जिसका रंग ब्राउन था और उसका कद भी काफ़ी बड़ा था। मुझे घोड़े से डर लगता है। मैं साथ ही हूँ, डरने की ज़रूरत नहीं। अरशमान ने मुझे पकड़ा और घोड़े पर बिठाया और साथ खुद भी बैठ गए। ये कैसी कैद थी जिससे रिहाई मुमकिन न थी। घोड़ा बहुत तेज चल रहा था। मुझे अरशमान की गिरफ्त में सख्ती महसूस हो रही थी। मुझे कमर से एक हाथ से थामा हुआ था अरशमान ने और दूसरे से घोड़े की रस्सी को। मैं जिंदगी में पहली बार सफ़र कर रही थी ऐसे घोड़े पर। मेरे हाथ सुर्ख हो गए थे और शायद कमर में भी दर्द था। मैं इतना सख्त सफ़र बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। 2 घंटे हो गए थे। मुझे अरशमान की आवाज़ आई, सो जाए रानी मेरी जान, हम रियासत पहुंचेंगे तो आप उठ जाएंगी। अरशमान ने न जाने आंखों से ऐसा क्या किया कि मुझे होश नहीं रहा। अरशमान के सीने पर सर रखकर मैं गहरी नींद सो गई थी। अदील अरशमान के साथ ही घोड़े पर सफ़र कर रहा था। बाकी सब बहुत पीछे थे। अरशमान, रानी साहिबा को हमारी दुनिया में काफ़ी मुश्किलात का सामना रहेगा। तुम बेफिक्र रहो, अदील रानी मेरे साथ हैं। इन्हें किसी चीज़ के लिए भी परेशान नहीं होना पड़ेगा। बहुत जल्द ये इस दुनिया को अपना लेंगी। अभी तो इनके लिए यहाँ के माहौल के मुताबिक रहना मुश्किल होगा। इनकी दुनिया हमसे बहुत मुख्तलिफ है। सो गई हैं क्या रानी साहिबा? हाँ, सुला दिया इन्हें। इनके लिए लंबा सफ़र अच्छा नहीं, चलो, तुम्हारी ताकत कहीं तो सही से काम आई। अदील का इशारा बेहोश हूर की तरफ था, जिसे और किसी ने नहीं बल्कि खुद अरशमान ने बेहोश किया था। चल बस कर और जल्दी कर, सर्दी बढ़ रही है, रानी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। घोड़े तेज रफ्तार से चल रहे थे। रात के आधे पहर ये अपनी रियासत में दाखिल हुए। हर तरफ लोग फूल पत्तियों के साथ खड़े थे। कुछ परियां ऊंची जगह पर बैठकर आप नई आने वाली मलिका को देख रही थी, जो शायद सो रही थी। हूर को अरशमान ने जगाया। रानी उठे, हमारा घर आ गया। सामने बर्फ से ढका खूबसूरत महल था, जिसके इर्द गिर्द रोशनियां थी जो शायद आग से जलाई गई थी। इस अंधेरे में हर तरफ दिए रखे गए थे। लोगों ने फूलों की पत्तियां इन पर बरसाईं। अरशमान ने घोड़ा आहिस्ता कर दिया। यक ठंडी सर्दी हूर की हड्डियों में घुस रही थी। देखे रानी, हमारे लोग। वो देखे सामने हमारा महल। महल के करीब आकर अरशमान ने हूर को नीचे उतारा, जो गिर गई, क्योंकि उसकी टांगें जवाब दे गई थी। हाथों पर जख्म बन गए थे, जबकि कमर में दर्द की लहरें उठ रही थी। अरशमान ने अपनी नाजुक मलिका को उठाया और अपनी बाहों में भर लिया। मुझे दर्द हो रहा है। हूर की रोती हुई आवाज़ पर अरशमान ने उसके सर प्यार से होंठ रखे। बस थोड़ी देर इन लोगों को अपनी मौजूदगी का एहसास दिला दो। अरशमान लोगों के बीच से अपनी रानी को उठाए हुए गुजर रहा था। हर कोई बस अपनी रानी को एक बार देखना चाहता था। महल के दरवाजे पर पहुंचकर अरशमान रुका और हूर को साथ खड़ा किया। हूर को मजबूती से उसने थाम रखा था। तुम सबको रानी की आमद मुबारक हो। आज से तुम सबकी रानी हैं। रानी हूर अरशमान खान, ये मेरी मलिका है। आज के बाद इस रियासत की मलिका है ये। कोई बोला कि मलिका तो इंसान है। मलिका इंसान है और मुझे उम्मीद है कि कोई इस बात को लेकर मुझसे बहस नहीं करेगा। अगर किसी को अपनी जान प्यारी नहीं तो वो आगे आ सकता है।
अब लोग खामोश हो गए और अरशमान हूर को उठाकर महल के अंदर ले गया। जारी है। कैद इश्क मुसन्निफा हफ्सा जावेद किस्त नंबर 4। मेरी इजाज़त के बगैर कॉपी पेस्ट मत करें। ये एक फ़र्ज़ी कहानी है जिसके किरदारों और कहानी का हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं। ज़िंदगी में कभी कभार जिस चीज़ के बारे में सोचते भी नहीं वो मुमकिन हो जाती। ऐसा ही कुछ हूर के साथ भी हुआ था। एक अनजान दुनिया में आना, इसके बाद यहाँ के मकीनों की बातों को सुनना और एक रानी के तौर पर एक बादशाह के साथ उसकी रियासत आना, ये सब कभी शायद हूर ने सोचा भी नहीं था। हूर इन सब चीज़ों को इतनी जल्दी कबूल नहीं कर पा रही थी। ये शायद इंसानी फितरत है कि हम हमेशा मुश्किल चीज़ को ही अपनाते हैं, मगर हूर से न तो उसकी किस्मत ने कुछ पूछा, न उसे कुछ सोचने का मौका दिया। कभी कभार ज़िंदगी के कुछ फैसले बहुत ज़्यादा संजीदा होते हैं। हम जिस चीज़ को अपने हक में बुरा समझते हैं वही चीज़ हमारे हक में अच्छी होती है। हूर को कमरे में बिस्तर पर लिटाकर अरशमान ने मुलाजिमा को हुक्म किया कि वालिदा को बुला लाए। वालिदा अरशमान की माँ थी, जिन्हें अपने बेटे की शादी का बहुत अरसे से इंतज़ार था। थोड़ी देर बाद नफीस सी औरत कमरे में दाखिल हुई। अरशमान खड़े होकर इनकी तरफ आया और इनके हाथ को थामकर प्यार किया। तो आपने शादी कर ही ली मेरे बेटे? जी वालिदा, आपको जिस लम्हे का इंतज़ार था वो आ ही गया है। देखे मिले अपनी बहू से। अरशमान ने बिस्तर पर लेटी हुई हूर की तरफ इशारा किया। वालिदा हूर की तरफ आई जिसके हाथ सुर्ख थे और ये आराम से लेटी हुई थी। बहुत खूबसूरत है ये। कहाँ से मिली तुम्हें हमारी बहू? अरशमान इंसान है ये वालिदा, अपनी दुनिया से हम तक आ गई है। अरशमान की वालिदा लफ्ज़ इंसान पर हैरान हुई और आगे आकर हूर के सिरहाने बैठी जो उन्हें हैरानी से देख रही थी। बेटा, ये तो बहुत नाजुक सी और मासूम है। ये यहाँ हमारी रियासत में कैसे रह पाएगी? हमारे लोग क्या इसे कबूल कर लेंगे? तुम जानते हो हमारे लोगों में से पहले ही कितने लोग तुम्हारे दुश्मन हैं। ये तो इंसान है। यहाँ तुम्हारे दुश्मन ज़रूर इन्हें तुम्हारी कमज़ोरी के तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे। हमें इसकी परवाह नहीं वालिदा, अब ये हमारी हैं और इन्हें हमारा ही बनकर रहना है। इनकी हिफाजत हम अच्छे से कर लेंगे, आप बस इनका ख्याल रखें जब हम आस पास ना हों। फौजिया खातून, जिन्हें सब मलिका या रानी साहिबा कहते थे, हूर के बालों में हाथ फेरने लगी। इनके अमल में बहुत शफकत थी। वलीमे का ऐलान करो। अरशमान, तुम अब थोड़ी देर के लिए लोगों से मिलो, हम अपनी बेटी को देख ले, उसे कुछ खिला ले और जख्मों पर मरहम रख दे। ये कहाँ आदि है हमारे रहन सहन की। जी वालिदा, इजाज़त दें। अरशमान ने फौजिया खातून का हाथ चूमा, फिर हूर की तरफ मुतवज्जे हुआ। ये वालिदा है रानी, आपने बिल्कुल नहीं डरना रानी, हम रात को जल्दी आएंगे, अपना ख्याल रखना। हूर की पेशानी पर बोसा दे के अरशमान बाहर चला गया। हूर की आंखों से टूट कर आंसू गिरे। फौजिया खातून मुलाजिमा को हुक्म दे चुकी थी कि इनकी बहू के लिए फ़ौरन कोई तबीब लाए। बेटा, आप क्यों रो रही हैं? मैं यहाँ नहीं रहना चाहती रानी साहिबा, मेरे वालिदैन मेरा बहुत शिद्दत से इंतज़ार कर रहे होंगे। फौजिया खातून हूर के हाथों पर मरहम लगाते हुए उसे बहला रही थी। आपकी किस्मत में जो लिखा था वो हो गया है बेटा। हम आपके वालिदैन को आपकी खैरियत का पैगाम भिजवा देते हैं। आप अगर अपने वालिदैन को देखना चाहती हैं तो हम उन्हें दिखा देंगे आपको, मगर मेरा बच्चा, आप अपने शौहर के साथ ही इनके यहाँ जाना। अब आपकी ज़िंदगी अरशमान के साथ है। एक रानी की जिम्मेदारी है कि वो अपने बादशाह का साथ दे। आप तो इंसान हैं। यहाँ हमारी रियासत में इंसान बहुत कम आते हैं, जो आते हैं वो कभी वापस नहीं जाते। इस रियासत में आपको अब अपना मकाम खुद बनाना है। हम ये नहीं कहते जो हुआ वो ठीक है, मगर जैसा किस्मत में था वो तो होना था। जो लोग वक्त से समझौता कर लेते हैं उन्हें कम मुश्किलात का सामना रहता है। आप जितनी जल्दी अपनी शादी और अरशमान को कबूल करेंगी आपके लिए इतना ही अच्छा होगा। अगर आप अरशमान के साथ अपनी जिम्मेदारियां न भी संभाले तो अब आप इनकी बीवी हैं और हमेशा रहेंगी। रानी साहिबा, मेरे लिए ये सब अचानक बहुत मुश्किल है समझना। मुझे ऐसा लगता है मैं ख्वाब देख रही हूँ और अभी इस ख्वाब का इख्तिताम हो जाएगा। बस आपको ख्वाब और हकीकत में फ़र्क करना है मेरा बच्चा। अरशमान थोड़ा सख्त मिजाज है, मगर मुझे उम्मीद है वो आपके साथ नरमी ही इख्तियार करेगा। हमें वालिदा कहें आप तो अच्छा लगेगा हमें। यहाँ आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो हम मौजूद हैं। आपके वालिदैन को हम पैगाम भिजवा देंगे और आपके वलीमे के रोज़ इनसे आपका राब्ता भी करवा देंगे, मगर आप अपनी सेहत पर ध्यान दें। यहाँ रहना है तो खुद पर ध्यान देना होगा बेटा। यूँ समझे आप रुखसत होकर कहीं आई हैं। तबीब आया और हूर को दवाई दी। मलिका, रानी साहिबा का ध्यान रखिए, ये बहुत नाजुक है। घोड़े पर सफ़र से इनको तकलीफ़ हुई है। आप अगली मर्तबा इनका ध्यान रखिएगा। 2-3 दिन इनको भरपूर नींद लेने दे। इनकी खुराक का ख़ास ख्याल रखे और सर्दी से बचाए। तबीब की बात सुनकर फौजिया खातून ने सारी हिदायत मुलाजिमीन को बताई। फौजिया खातून यखनी का प्याला लेकर हूर के सामने बैठी। वालिदा, आप बहुत अच्छी हैं। शुक्रिया मेरे बेटे। बात यह है कि हम जानते हैं हमारे बेटे ने इतने साल किसी ख़ास मकसद के तहत ही अपनी रानी का इंतज़ार किया है। आपसे ही इसकी ज़िंदगी है। आप तो हमारी बेटी हैं, हमारे साथ खड़ी होंगी तो हमें आपका ख्याल रखना है। आप इतनी मासूम हैं, हम कैसे न आपसे प्यार करें।
फौजिया खातून ने हूर को सूप पिलाते हुए उसके सर पर भी प्यार दिया। हूर ने देखा एक मुलाजिमा गर्म दूध लाई है। फौजिया खातून ने तबीब की दी हुई दवाई हूर को दी और उसकी लख्मों पर मरहम लगाई। थोड़ी देर बाद हूर फौजिया खातून की गोद में सर रखे सो गई। फौजिया खातून हूर के पास एक परी को छोड़ते हुए बोली, अपनी रानी का बहुत ख्याल रखना, इन्हें कोई तकलीफ ना हो। ये इंसान है, अपनी हिफाजत नहीं कर सकती, इनकी हिफाजत अब तुम्हारे जिम्मे है। गुलबहार परी ने अपनी मलिका का हुक्म फौरन माना। फौजिया खातून का रुख अब अपनी ख्वाबगाह की तरफ था। रात काफ़ी देर के बाद अशमान ख्वाबगाह में आया। गुलबहार अभी भी कमरे में थी। सलाम बादशाह सलामत। सलाम गुल, तुम जा सकती हो। अब जब ज़रूरत होगी तो रानी साहिबा बुला लेंगी तुम्हें। गुलबहार हुक्म पाते ही फौरन से बाहर चली गई। अशमान अपनी पोशाक के ऊपर पहना हुआ मखमल का कोट उतार कर बेड पर हूर के पास आकर बैठा। ये गोल्डन और सब्ज रंगों के मिलाप से मुफयन खूबसूरत ख्वाबगाह थी, जो अपने बादशाह के मिजाज को जाहिर करती थी। बड़े से किंग साइज बेड पर गोल्डन जालीदार पर्दों के बीच लेटी हूर उस वक्त किसी परी से कम नहीं लग रही थी। अशमान ने झुक कर उसकी पेशानी चूमी। अशमान सोच नहीं सकता था कि यूं उसके साथ उसकी रानी आएगी और वो इतनी मासूम होगी। अशमान हूर के बालों में उंगलियां चला रहा था। हूर के लब आपस में नरमी से जुड़े हुए थे। अशमान की ख्वाहिश हुई इन्हें छू कर देखे। अशमान ने अपना अंगूठा हूर के लबों पर फेरा। हूर ने अपने चेहरे के जाविये बदले। उसे अपनी नींद में खलल पसंद न आया। ये सब चीज़ें अशमान को बहुत लुत्फ दे रही थी। ऐसा पहली बार हुआ था कि अशमान के इतने करीब कोई था जो उसके दिल के दरवाजे पर दस्तक दे चुका था। अशमान ने हूर के चेहरे पर उंगलियां फेरी। हूर की नींद का ख्याल करते अशमान ने अपनी ख्वाहिश दिल में दबाई और लिबास तब्दील करने चला गया। सुबह अपनी पूरी आब व ताब से निकली थी। अशमान जो सुबह की नमाज के बाद अपने वगीरों से मुलाकात करके वापस आया था, अपनी बीवी को देख रहा था जो अभी भी सो रही थी। अशमान हूर के करीब आया और उसकी पेशानी चेक की। बुखार नहीं था, मगर तबीब की दवा के बाइस हूर अभी तक सोई हुई थी। आज हूर का महल में पहला दिन था, इसलिए हूर का जल्दी जागना जरूरी था। अशमान ने अपनी मासूम रानी को देखा, फिर उसे बेड से उठाकर बाहों में भरा। अशमान हूर का चेहरा देख रहा था। हूर की आंख खुली तो खुद को यूं अशमान के पास देखकर तो उसे कुछ समझ न आई। फिर उसने डर के चीख मारी क्योंकि उसका दिमाग अभी भी सोया हुआ था। रानी, क्या हो गया? मैं हूँ अशमान। हूर को वापस बेड पर लगाते हुए अशमान ने उसके सर पर हाथ रखा। अपने आसपास देखकर हूर का जहन बेदार हुआ। कल के सारे वाकयात उसके जहन में चलने लगे। आप डर गई रानी? अशमान बहुत प्यार से हूर से पूछ रहा था। मेरा नाम हूर है, आप प्लीज़ मुझे रानी मत कहा करें। अच्छा मेरी जान, हम आपको हूर ही कहेंगे। आप उठ जाए, फिर नाश्ता करते हैं। गुलबहार कमरे में आई। हूर को गुलबहार के पास छोड़कर अशमान बाहर चला गया। गुलबहार जब हूर को बैतुलखला लेकर गई तो हूर को रोना आ गया। ये पुराने तर्ज का बैतुलखला था, मगर काफ़ी बड़ा था। इंसानों की दुनिया जैसा इसमें कुछ नहीं था, मगर फिर भी ये ठीक था। गुलबहार, जी रानी साहिबा। गुलबहार, मैं इन सब चीज़ों की आदी नहीं, मेरी दुनिया में ये सब नहीं होता। गुलबहार, माफ़ कीजिएगा रानी साहिबा, हमारी दुनिया में यही सब है। आपको अब हमारे तौर तरीके सीखने हैं। हूर ने बड़ी मुश्किल से सब कुछ समझा। जब ये बाहर आई तो गुलबहार ने हूर के गीले बाल संवारे। गोल्डन रंग के लंबे मखमली फ्रॉक में हूर बहुत प्यारी लग रही थी। गुलबहार ने हूर के हाथों पर तेलनुमा कोई चीज़ लगाई। ये क्या है गुलबहार? ये यहाँ के फूलों से खास बनाई गई महक है, जो आपके हाथों को सर्दी में खुश्क होने से बचाएगी। गुलबहार हूर के गीले बालों पर हाथ फेर रही थी। हूर के बाल खुश्क हो गए। ये तुमने कैसे किया गुलबहार? मैं परी हूँ रानी साहिबा, मेरे पास जो ताकतें हैं उससे आपके बालों का पानी मैंने खुश्क कर दिया। क्या यहाँ सबके पास ताकतें हैं? बहुत कम लोगों को यह ताकतें इस्तेमाल करने की इजाज़त है रानी साहिबा। कभी बादशाह सलामत से इनकी ताकतों का पूछिएगा, आप हैरान हो जाएंगी। गुलबहार ने नेट का दुपट्टा हूर के सर पर टिकाया और मखमली चादर उसके इर्द गिर्द फैलाई जो मैरून रंग की थी। हूर का हाथ थामकर गुलबहार उसे खाने वाली जगह पर लाई जहाँ नीचे बैठकर खाना खाया जाता। मलिका तो बहुत सुबह खाना खा चुकी थी। अशमान ने हूर को अपने पास बिठाया। दूध के गिलास के साथ सूखे फ्रूट और फल देखकर ही हूर का दिल खराब हुआ। एक खास किस्म की मोटी रोटी उसके सामने रखी गई। अशमान, मैं दूध नहीं पीती और ये सब, अगर आप दूध नहीं पियेंगी तो हमारे यहाँ कैसे रहेंगी? महल में आपको सर्दी का एहसास नहीं हो रहा, मगर बाहर बहुत सर्दी है। हमारी रियासत शुमाली इलाके में है, इसलिए यहाँ गर्मी कम ही आती है। हम सर्दी में रहने के आदी हैं, मगर आपको अब अपना रहन सहन तब्दील करना है। हूर को याद था अपने घर में ये सर्दी के दिनों में लिहाफ से कितनी मुश्किल से उठती थी। यहाँ सर्दी का सोच कर उसे अजीब लग रहा था। हूर, क्या हुआ? मैं घर जाना चाहती हूँ, मुझे यहाँ नहीं रहना। यहाँ सब अजीब है, जिसे पुराने वक्तों में होता था। मैं नहीं रह सकती यहाँ। अशमान ने अपने हाथ हूर के हाथ पर रखे। बहुत जल्द आप यहाँ के मौसम और रहन सहन की आदी हो जाएंगी। आपने खुद का ध्यान रखना है बस। चले नाश्ता करे। बमुश्किल हूर ने दूध पिया, वो भी अशमान के हाथ से। हूर भी इंतहा जिद्दी थी।
अरशमान ने हूर को उठाया है, बाहर चले। उसके साथ गुलबहार एक कोट नुमा चीज लाई जिसके ऊपर टोपी सी थी, जैसे कोई बड़ा सा अपर हो। गुलबहार ने ये हूर को पहनाया। ये मुकम्मल तौर पर हूर को छुपा गया। अरशमान हूर को साथ लिए इस गोल्डन महल से बाहर आया जो बेइंतहा खूबसूरत था। हूर अरशमान के साथ चलते हुए आसपास खूबसूरत फूलों को देख रही थी। हर तरफ खूबसूरत आबशार थे। हूर के पास कोई उड़ता हुआ गया। हूर की बेसाख्ता चीख निकली और ये अरशमान के सीने से लग गई। अरशमान ने सामने देखा और अपने सीने से लगी। अपनी रानी को फिर कहका लगाकर हंसा। हूर वो एक परी है देखे। हूर ने कांपते हुए अपना सर उठाया तो सामने ही परों वाली एक खूबसूरत लड़की खड़ी थी जिसने अपनी पर छुपा लिए थे। ये हूर का इशारा सामने लड़की की तरफ था। हमारे यहाँ परियों के पर हैं, मेरे भी हैं, किसी दिन दिखाऊंगा। डरे नहीं, यहाँ कोई आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। हूर ने अरशमान की आस्तीन थाम रखी थी। सामने से आती तितलियां को हूर ने देखा और खुद ही इनके पीछे चल पड़ी। आगे जाकर एक चश्मा बह रहा था जिसके इर्द गिर्द 7 रंग थे। हूर इस चश्मे की खूबसूरती में खो गई। हूर को यही लगा ये एक ख्वाब है, मगर ये ख्वाब नहीं, हकीकत था। अरशमान अपनी रानी को इश्तियाक से सब चीजें देखते देख रहा था। अब अगला काम हूर की ताज पोशी था ताकि कोई हूर के रानी होने पर एतराज न कर पाए। जारी है कैद इश्क मुसन्निफा हफ्सा जावेद, किस्त नंबर 5। मेरी इजाज़त के बगैर कॉपी पेस्ट मत करे। नावल के तमाम किरदार फर्जी हैं जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। आज हूर का वलीमा था और साथ में ताज पोशी। इस पूरे हफ्ते फौजिया खातून के साथ साथ अरशमान ने भी हूर का बेहद ख्याल रखा। फौजिया खातून ने हूर को उसके वालिदैन की झलक भी दिखाई। हूर शीशे के सामने बैठी हुई थी। सफ़ेद और पिंक रंग के इम्तिजाज का ये लंबा मैक्सी नुमा फ्रॉक हूर को बेतहाशा प्यारा लग रहा था। हूर ने पैरों में खूबसूरत घूसा नुमा जूते पहने थे जो फ्रॉक के लंबा होने के बाइस नज़र भी नहीं आ रहे थे। हाथों में सफ़ेद और पिंक रंग की खूबसूरत कांच की चूड़ियाँ थीं। हूर को तैयार करके गुलबहार बाहर ले आई। सर पर पिंक रंग का दुपट्टा हूर की गुलाबी रंगत पर बहुत जच रहा था। फौजिया खातून हूर के पास आईं। उन्होंने भी आज सफ़ेद ही रंग का खूबसूरत लंबा फ्रॉक पहना हुआ था। देखो बेटा, तुम इंसान हो। यहाँ लोगों के दरमियान जब बैठोगी तो ध्यान रखना ये लोग इंसान नहीं हैं। इनकी बातें, इनकी रिवायत मुख्तलिफ हैं। तुम्हें चुप करके सबसे पहले इन लोगों को संजीदा होकर देखना है कि क्या करते हैं ये लोग। यहाँ बहुत से लोग तुम्हारी मुखालिफत करेंगे मगर तुम्हें इनका मुकाबला करना है। इस बात को साबित करना है कि तुम इनकी मलिका बनने के काबिल हो। वालिदा, क्या ये लोग मुझे कबूल करेंगे? हूर का इशारा रियासत के लोगों की तरफ था। तुम्हें अपने अमल से इन पर यह बात जाहिर करनी है कि तुम इनकी मलिका बनने के काबिल हो। याद रखो, अरशमान को बादशाह बने 17 साल हो गए हैं। जब अरशमान के वालिद की वफ़ात हुई थी तो उसके सर पर ताज रखा गया था। उसके बाद से वो इन सब लोगों का बादशाह है। अरशमान को बहुत सी मुखालिफतों का भी सामना है मगर वो सब चीज़ों का डट कर मुकाबला करता है। ऐसे ही तुमने भी अरशमान का बाजू बनना है। याद रखो, बादशाह हमेशा मजबूत होता है। मलिका को चाहिए कभी इसी कमज़ोरी न बने। जी वालिदा। हूर को एक खूबसूरत कमरे में लाया गया जो शायद बादशाह का दरबार था। हूर खामोशी से सबको देख रही थी। एक गोल्डन रंग के तख्त पर अरशमान बैठा हुआ था। साथ में ही फौजिया खातून का तख्त था। अरशमान के एक तरफ फौजिया खातून का तख्त था जबकि दूसरी तरफ हूर का। आए रानी साहिबा। हूर को एक दरबान ने इशारा किया कि ये तख्त पर बैठ जाए। अरशमान उसके साथ ही बैठा हुआ था। मेरे लोगों, मुझे खुशी है कि आज मेरी रानी की ताजपोशी पर तुम सब लोग जमा हुए हो। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिन लोगों को मलिका के इंसान होने पर एतराज़ है वो ये जान ले कि अब हूर अरशमान मेरी बीवी है। इनकी तरफ उठने वाली हर नज़र के बारे में यही तसव्वुर करूँगा मैं कि यह नज़र मेरी तरफ उठी है। रानी हूर अरशमान अपने लोगों के लिए हमेशा खड़ी होंगी। हूर को रानी बनाने का फ़ैसला मेरा है और उम्मीद है सब इस बात से हरगिज़ एतराज़ नहीं करेंगे। अरशमान ने एक दरबान को इशारा किया जो एक थाली ले आया जिसमें खूबसूरत सुनहरी ताज था। ताज के पर तितलियाँ बनी हुई थी जो सुनहरी थी और इनके अंदर से चमक निकल रही थी। अरशमान ने हूर को इशारा किया। हूर उसका इशारा समझते अरशमान के सामने आई जिसने ताज उसके सर पर पहनाया, जिसके बाद सुनहरी तितलियां हूर के इर्द गिर्द चक्कर लगाने लगी और फिर गायब हो गई। हूर का हाथ थामकर अरशमान अपने महल के सबसे ऊपर वाले कमरे के पास आया जहां से सब रियासत नजर आती थी। फौजिया खातून भी साथ ही थी। अरशमान हूर को लेकर यहाँ खड़ा हो गया। नीचे मुख्तलिफ लोग खड़े हुए थे। कुछ परियां उड़ रही थी। हूर ये सब देखकर हैरान हो रही थी। नीचे लोगों में खड़ा एक शख्स ये सब देखकर खुश नहीं था। शहजादा सुल्तान अपनी शहजादी को देखने आया था। काले रंग के कोट नुमा अपर से अपना चेहरा छुपाए ये ऊपर महल की तरफ देख रहा था जहां हूर ताज के साथ खड़ी थी। हूर इस वक्त एक परिजात के साथ खड़ी परी ही लग रही थी। बहुत जल्द शहजादी, मैं आपको यहाँ से ले जाऊंगा। शहजादी मेरी थी और मेरी ही रहेंगी। तुम इन्हें मुझसे छीन नहीं सकते। बादशाह अरशमान, मैं अब अपनी ताकत इस्तेमाल करूंगा और देखूंगा कि तुम्हारे पास ज्यादा ताकत है या मेरे पास। सुल्तान ये कहकर वापस चला गया मगर जाने से पहले महल की एक मुलाजिमा को एक फूल देते हुए बोला,
ये फूल रानी साहिबा को दे देना। यह सफ़ेद रंग का फूल इस मुलाजिमा ने लिया और हूर की कपड़ों वाली अलमारी में रख दिया। हूर को फौजिया खातून कमरे में ले आई, जो खूबसूरत तरीके से सजा हुआ था। ये हूर और अरशमान की ख्वाबगाह थी, जहाँ हूर अरशमान के साथ पिछले पूरे हफ्ते से थी। मगर आज कमरे का नज़ारा ही और था। रंग बिरंगे दिए और फूल पूरे कमरे में फैले हुए थे। बिस्तर पूरा फूलों से भरा हुआ था। फौजिया खातून ने हूर को बिस्तर पर बिठाया और समझाने लगी, हूर बेटा, अब आपको अपना ताल्लुक बादशाह अरशमान के साथ कबूल करना है। बादशाह आपको बहुत चाहने लगे हैं बेटा, तो इनकी चाहत को मत ठुकराना। आप इनकी तरफ मोहब्बत का एक कदम उठाओगी, वो आपकी हर ख्वाहिश पूरी कर देंगी। आपने अपना चाहते हुए भी सारी उम्र मलिका बनकर रहना है, तो बेटा अपने रिश्ते की हकीकत को जितनी जल्दी हो सके कबूल करो। आप अरशमान से मुंह दिखाई में ख्वाहिश करना कि आपको आपके वालिदैन से मिलवा लाए। जी वालिदा, अब हम चलते हैं। जिंदगी की नई शुरुआत मुबारक हो रानी हूर अरशमान खान। फौजिया खातून हूर के सर पर बोसा देकर बाहर चली गई। थोड़ी देर बाद अरशमान अंदर आया। हूर के सामने बिस्तर पर बैठकर अरशमान ने हूर का हाथ पकड़ा। ठीक है ना आप हूर, कोई तकलीफ तो नहीं ना मेरी रानी को? नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अरशमान आपसे एक बात कहूँ? जी बोलिए, आपको हमसे बात करने के लिए इजाज़त की ज़रूरत नहीं। अरशमान हूर के हाथ से चूड़ियाँ उतारते हुए बोला, मेरे लिए ये हकीकत कबूल करना बे इंतहा मुश्किल हो रहा है कि मैं एक ऐसी दुनिया में हूँ जहाँ इंसान नहीं बसते। आप खुद सोचें अरशमान, क्या आप मेरी तरह एक इंसानी दुनिया में अनजान बनकर रह सकते हैं, जैसे मैं आपकी दुनिया में रह रही हूँ? अरशमान ने हूर की चूड़ियाँ साइड पर रखी और उसका हाथ लबों से लगाया। मैं आपकी हर बात को समझता हूँ रानी हूर, मगर क्या किया जा सकता है? जो किस्मत में होता है वो तो होना ही है लाजमी। सबसे पहली बात, आप यहाँ अनजान नहीं मलिका हैं, एक रानी। आप अब हमारे लोगों के लिए ऐसे ही अहम हैं जैसे मैं। यहाँ आपको इतनी ही अपनायत का एहसास होगा जितना आपको अपनी दुनिया में होता था। अच्छा, आपने हमसे अपनी मुंह दिखाई नहीं मांगी। आप हमें हमारे वालिदैन के पास ले जाएंगे, हमें इनसे मिलना है। हूर ने अरशमान को बहुत मान से देखा। जी बिल्कुल, हम आपको ले जाएंगे आपके वालिदैन के यहाँ, मगर कुछ अरसे तक नहीं। आपकी हिफाजत के लिए ज़रूरी है कि आप कुछ अरसा हमारी रियासत से बाहर मत जाएं। अरशमान ने हूर का हाथ थामा और उसे अपने कमरे से बनी हुई पिछली राहदारी की तरफ ले आया। राहदारी से आगे बहुत खूबसूरत जगह थी, जो हूर ने आज पहली बार देखी थी। हर तरफ रंग बिरंगी तितलियां थी। बाग के दरमियान एक खूबसूरत बिस्तर था, जिस पर फूलों की चादर थी। इर्द गिर्द दिए लगा रखे थे। इस बिस्तर के सामने बहता हुआ पानी जो चश्मे की सूरत गिर रहा था एक झील में, ये सब हूर को अपनी तरफ खींचने लगा। अरशमान हूर को लेकर इस आबशार के पास आया। अरशमान ने हूर को आबशार के पास खड़ा किया और अपने हाथ के इशारे से कुछ बनाने लगा। हूर गौर से अरशमान के हाथों की हरकत सीख रही थी। हूर के देखते ही अरशमान के हाथों में फूलों का खूबसूरत जेवर आ गया। अरशमान ने हूर की तरफ देखा। ये कैसे अरशमान, मेरी रानी के लिए तोहफा है। ये अरशमान ने हूर के इर्द गिर्द बाजू फैलाए, फिर उसे खुद से दूर किया। हूर का लिबास तब्दील हो गया और सफ़ेद फ्रॉक के बजाय गोल्डन रंग का फ्रॉक आ गया, जिसके साथ सितारे चमक रहे थे। अरशमान, हूर ने चीख मारी तो अरशमान हंसते हुए अपने बाजू के हल्के में लेकर बोला, ये शुरुआत है, अभी आपने देखा ही क्या है हूर मेरी रानी। अरशमान ने हूर के कानों में फूलों के जेवर पहनाए। हूर के गले में सफ़ेद फूलों का हार पहनाकर अरशमान ने हूर की आंखों को देखा। हूर की आंखें इस वक्त नीली लग रही थी। अरशमान ने हूर के बालों को खोला तो लातदाद तितलियां इसमें से निकली और हूर के बालों में से चमक गिरी। अरशमान हूर तितलियां को देखकर चीखी, आप अब मेरी रानी हैं। ये तितलियां आपकी साथी हैं मेरी जान। अरशमान ने आबशार का पानी हूर के हाथों और चेहरे पर लगाया। बहुत ठंडा है अरशमान हूर को देखकर मुस्कुरा रहा था, जो इस वक्त ये सब देखकर हैरान हो रही थी। अरशमान ने आसमान की तरफ हूर का रुख किया। अरशमान ने हाथ से कुछ बनाया तो हर तरफ आतिशबाजी शुरू हो गई। रंग बिरंगे रंग आसमान पर बिखरे रंग देखकर हूर ने बेसाख्ता ही अरशमान का हाथ थाम लिया। अरशमान ने बढ़कर उसे सीने से लगा लिया। कैसा लगा? बहुत प्यारा, जैसे कोई ख्वाब। अरशमान ने हूर के हाथों में फूलों के गजरे पहनाए। क्या आप हमें अपने करीब आने की इजाज़त देंगी रानी साहिबा? अरशमान ने हूर के कान में सरगोशी की। हूर अरशमान के सीने से लगकर बिल्कुल खामोश हो गई। हम आपको हर तकलीफ से दूर रखेंगे, क्या हमें इजाज़त है अपनी रानी को अपना बनाने की? हूर ने नज़र उठाकर अरशमान की मेरून रंग आंखों में देखा, जहाँ चाहत का एक जहान आबाद था। हूर फौरन से अरशमान के सीने में चेहरा छुपा गई। ये अरशमान के लिए हाँ का एक अंदाज था। अरशमान ने हूर का चेहरा अपने हाथों के प्याले में भरा और एक बोसा उसकी पेशानी पर दिया। हम हमेशा आपकी इज्जत करेंगे, आपको बेतहाशा प्यार देंगे रानी हूर। अरशमान हूर को थामे फूलों के बिस्तर तक लाया। आसमान पर रंग अब भी थे और आबशार में से रोशनी चमक रही थी। रियासत में लोग खुशी मना रहे थे, मगर आने वाले वक्त के बारे में कोई नहीं जानता था। शहजादा सुल्तान इस वक्त एक कमरे में बैठा हुआ था और सामने खिड़की से आसमान पर होने वाली आतिशबाजी देख रहा था। यह जान गया था कि यह आतिशबाजी क्यों हो रही है।
کھڑکی پر ہاتھ ٹکائے، یہ گہری سوچ میں گم تھا۔ ہوش میں آنے کے بعد سلطان کی والدہ نے اور بادشاہ شہریار نے سلطان کو بہت روکا کہ یہ بھول جائیں حور کو، مگر یہ کیسے بھول جاتا حور کو، جب یہ حور کو انسانوں کی دنیا سے لایا تھا تو حور کو یہاں لانے کا صرف یہی مقصد تھا کہ وہ اسے اچھی لگی تھی۔ اپنے ساتھ حور کو دیکھنے کی خواہش اسے ایک عجیب سا احساس دلاتی تھی۔ حور اس کی دسترس میں تھی، بہت قریب، بس کچھ پل کی دوری تھی اس کے اور حور کے درمیان، مگر اشمان نے آ کر اس سے اس کی حور کو چھین لیا۔ اشمان شروع سے ہی ایسے تھے، انہیں اگر کچھ اچھا لگتا تو وہ فوراً اسے اپنے ساتھ اپنی ریاست کے جاتے، مگر اس مرتبہ کوئی چیز نہیں بلکہ حور کو اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ وہ ہم حور کو واپس لے کر رہیں گے بادشاہ اشمان، حور آپ جیسے انسان کے ساتھ کبھی نہیں رہ پائے گی، اسے ہم انسانوں کی دنیا سے لائے تھے اور آپ شاید ایک بات بھول گئے کہ ہم ہی حور کو اس دنیا سے واپس ان کے والدین کے پاس لے جائیں گے۔ اگر ہمیں حور کو ہمیشہ کے لیے آپ سے دور کرنا پڑا تو ہم انہیں ان کے والدین کے پاس لے جائیں گے اور اپنا بنا لیں گے۔ آپ نہیں جانتے بادشاہ اشمان، اس بار آپ نے ہم سے کیا چھینا ہے۔ ہماری حور کو ہم سے دور کر کے آپ نے اچھا نہیں کیا۔ سلطان نے اپنے ہاتھ غصے سے جھٹکا تو سامنے پڑا میز ٹوٹ گیا۔ نہ جانے حور کا مستقبل کیا ہونا تھا، وہ کیا داستان تھی جو حور کی قسمت میں لکھی گئی تھی۔ حور کے والدین کے پاس ایک خط آیا جس میں ایک خوبصورت تصویر تھی۔ خط ان کے کمرے میں رکھا ہوا تھا جو فوراً ہی حور کے والد نے اٹھا لیا۔ سلام بابا جان، میں حور، میں آپ کو جو بات کہنے جا رہی ہوں شاید آپ یقین نہ کریں، مگر میں اب آپ کی اور اپنی دنیا میں نہیں ہوں۔ میری شادی ہو گئی ہے اور میں پریوں کی دنیا کی رانی بن گئی ہوں۔ آپ کو یہ سب جان کر عجیب لگ رہا ہوگا، یا آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ شاید میں جھوٹ بول رہی ہوں اور کہیں بھاگ گئی ہوں۔ میں تو ایسا نہیں ہے، میں سچ میں اب ہماری دنیا میں نہیں ہوں۔ میں کوشش کروں گی کہ جلد از جلد آپ سے مل پاؤں۔ مجھے ہمیشہ یاد رکھنا آپ سب، آپ کی بیٹی حور اشمان خان۔ خط کے اندر سے تتلیاں نکلی جنہوں نے حور کے گھر والوں کو خوف زدہ کر دیا، مگر تتلیاں سامنے جا کر اکٹھی کوئی اور ایک منظر بنا جس میں حور کی تاز پوشی ہو رہی تھی۔ میری بچی، حور کی والدہ آگے گئی مگر تحریم نے انہیں روک لیا۔ یہ جان گئے تھے کہ ان کی بیٹی اب سچ میں ان کی پہنچ سے بہت دور ہے۔ جاری ہے قید عشق، مصنفہ حفصہ جاوید، قسط نمبر 6۔ میری اجازت کے بغیر کاپی پیسٹ مت کرے۔ ناول کے تمام کردار فرضی ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ حور کو ارشمان کے ساتھ رہتے ہوئے اس بات کا احساس ہوا کہ ارشمان ایک سنجیدہ طبیعت کا انسان ہے، مگر حور کے لیے وہ بہت نرم ہے۔ حور صبح صبح اشمان اور فوزیہ بیگم کے ساتھ دربار میں بیٹھا کرتی، پھر دن کے وقت گل بہار اسے مختلف چیزیں سکھاتی۔ ایک چیز جو ابھی تک حور نے نہیں دیکھی تھی وہ اشمان کے پر تھے۔ حور کو اکثر لوگ بہت عجیب نظر سے دیکھتے، بہت سے لوگ ابھی حور کو قبول نہیں کر پا رہے تھے۔ اشمان اور حور کی عمر میں بہت زیادہ فرق تھا۔ حور اشمان سے 17 سال چھوٹی تھی۔ اکثر باتوں میں یہ بہت زیادہ ضد کرتی تھی اور اشمان کو اس کی پر بات ماننی پڑتی۔ حور ابھی ابھی سو کر اٹھی تھی، اسے گل بہار کہیں بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ حور اپنا لباس تبدیل کرنے کے لیے اٹھی اور الماری کھولی۔ الماری کے اندر اسے نیچے والی جگہ پر ایک پھول پڑا ہوا نظر آیا۔ حور نے یہ سفید رنگ کا پھول دیکھا تو اس نے سمجھا کہ شاید اشمان یہاں یہ رکھ کر گیا ہے، کیونکہ اشمان اکثر اوقات اس کے لیے پھول لے کر آتا تھا۔ اس سفید پھول میں کچھ عجیب سا تھا، پتیوں کے درمیان کالے رنگ کے دھبے تھے۔ حور پہلے تو اس پھول کو دیکھ کر حیران ہوئی، پھر اس نے تجسس سے اس پھول کو اٹھا لیا، مگر اس نے جیسے ہی یہ پھول اٹھایا اس کے ہاتھ سے روشنی نکلی۔ یہ کیا ہوا؟ حور نے پھول کو اٹھا کر دیکھا۔ حور نے اس بات کو عام سا تصور کیا کیونکہ ارشمان اکثر جو پھول حور کو دیتا تھا ان پھولوں کے اندر سے روشنی نکلا کرتی تھی، یا تتلیاں۔ اس لیے حور نے اس بات کو عام سا تصور کیا اور اس پھول کو الماری سے نکال کر باہر رکھ دیا ٹیبل پر۔ سلطان کو ایک جھٹکا لگا، اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ حور نے پھول کو ہاتھ لگایا تھا، اس کا مطلب تھا کہ حور تک رسائی اب ممکن تھی۔ اشمان نے حور کی حفاظت کے لیے بہت سے کام کیے تھے، کچھ حدیں تھیں جن کو سلطان پار نہیں کر سکتا تھا، مگر اس پھول کو ہاتھ لگانے سے اب سلطان بآسانی حور تک پہنچ سکتا تھا۔ اب مجھے آپ تک پہنچنے سے کوئی نہیں روک سکتا میری شہزادی، بہت جلد ہم ساتھ ہوں گے۔ اس دنیا میں اگر ارشمان ہمیں ملنے سے روکے گا تو دوسری دنیا میں ہم ساتھ مل جائیں گے۔ سلطان نے اپنے ہاتھ سے نکلنے والی روشنی کو دیکھا، پھر قہقہہ لگا کر ہنسا۔ حور اس وقت دربار میں اشمان کے ساتھ بیٹھی تھی، ایک مسئلہ زیر بحث تھا۔ حور سب باتیں غور سے سن رہی تھی، پھر اس نے اپنی بات شروع کی اور سب کے فیصلے کی مخالفت کی۔ آپ ہمارے معاملات سے دور رہے رانی صاحبہ، آپ انسان ہیں اور ہمارے معاملات کے بارے میں آپ کیا جانیں؟ آپ کے پاس کوئی طاقت بھی نہیں، جو مشکل آئے تو اس لمحے ہم سب کے کام آئے۔ ایک وزیر نے حور کی بات کاٹی اور اسے سنانے لگ گیا۔ خاموش، تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی رانی صاحبہ سے اس قسم کے سوالات کرنے کی؟ کیا ہم نے کبھی تم سب سے تمہاری طاقت کے بارے میں سوال کیا؟ یہاں ایسے بہت سے لوگ جو اپنی طاقت استعمال نہیں کر سکتے، کیا ہم نے کبھی ان سے کہا کہ تم لوگوں کو ہمارے معاملات میں بولنے کا اختیار نہیں؟ اشمان کی دھاڑ پر سب دربار میں خاموشی چھا گئی۔
मगर बादशाह सलामत रानी साहिबा इंसान है और ये खुद की भी हिफाजत नहीं कर सकती। आप जानते हैं न कि हमारी रियासत में जो रानी होती है वो बादशाह की गैर मौजूदगी में अपने लोगों की हर तरीके से मदद करती है। रानी साहिबा को हमारे उमूर का इल्म नहीं, ना हमारी रिवायत का। तुम सब रानी साहिबा की सलाहियतों पर सवाल उठाओगे। एक वजीर सबके दरमियान बोला, हम सवाल नहीं उठा सकते, सिर्फ इतना कह सकते हैं कि जो फैसले हमारे अपने लोग ले सकते वो रानी साहिबा नहीं कह सकती। हूर सब बातों के दरमियान खामोश बैठी थी और इसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। हूर को नहीं मालूम था ये उन सब लोगों की बातों की वजह से है या उसे दुख हो रहा है इस सब से। अरशमान ने हूर को देखा, फिर उसका हाथ थामा। अपने हक के लिए आवाज उठाएं, मैं हमेशा आपके साथ मौजूद नहीं रहूंगा हूर। इन लोगों को जवाब देना अब आपका काम है। अरशमान ने हूर का हाथ दबाया। हूर ने अपने आंसू साफ किए। जो मामला जेर बहस था वो ये था कि अरशमान की रियासत के कुछ लोगों की ज़मीनें दूसरी रियासत के लोगों ने ले रखी थी और इसी बात पर काफ़ी अरसे से लड़ाई चल रही थी। सब अब इस बात को ख़त्म करना चाहते थे। ये बात अगर दूसरी रियासत के साथ आगे जाती तो मामले बिगड़ सकते थे। इसलिए हूर ने मशवरा दिया कि दूसरी रियासत के बादशाह से अरशमान खुद बात करे और इस मामले को ख़त्म करे, बजाय आम लोग इसमें शामिल हों और आम लोगों के लिए मुश्किलात का सबब बन जाए सब कुछ। हूर की आवाज़ पूरे दरबार में गूंजी। मेरी बात से जिसको एतराज़ है वो मुझे इसकी वजाहत दे कि मेरी तजवीज़ में क्या गलत है। क्या हर मामले को गुस्से से ही हल करना चाहिए या जल्दबाजी में जिससे सबका नुकसान हो? हमारे साथ हम अकेले नहीं हैं, बहुत से लोग हैं। मुझे कोई वजाहत देगा कि मेरी बात में क्या चीज़ गलत है? रानी साहिबा, कभी कभार हमें सख्त फैसले लेने पड़ते हैं, ठीक है, कभी कभार हमें सख्त फैसले लेने पड़ते हैं, मगर कभी कभार तहम्मुल का मुजाहिरा करना हमें बहुत से नुकसानात से बचा सकता है। दूसरी रियासत के बादशाह से आराम और सुकून के साथ ये मामलात तय पा जाए तो बेहतर नहीं है क्या? क्यों चाहते हैं आप लोग कि कुछ ऐसा हो जिससे हम सबको नुकसान हो? मैं मानती हूँ मैं इंसान हूँ, आप सब की तरह नहीं, मगर दिमाग तो है न मेरे पास, और मेरी सोच आप सब की तरह ही है। मैं आप सब की रानी हूँ और आप सबकी भलाई सोचना मेरा फ़र्ज़ है। मुझे आप सबके नुकसान से फ़र्क पड़ेगा, मेरी आने वाली औलाद को भी, इसलिए आप लोगों का मुझे भी सोचना है। किसी को एतराज़ है मेरी बात से तो वो वजाहत कर दे कि मैं कहाँ गलत हूँ। मैं अपने फ़ैसले से हट जाऊँगी, वरना एक रानी होने की हैसियत से मैं किसी को ये हक नहीं देती कि वो मेरी बात पर सवाल उठाए। हूर की बात पर अरशमान ने उसे देखा और मुस्कुराया। हूर का दिमाग सच में बहुत तेज़ काम करता था और साथ हूर ने सबको जवाब देकर ये साबित कर दिया था कि उसे रानी बनाने का फ़ैसला बिल्कुल दुरुस्त था। पूरे दरबार में खामोशी थी। फिर एक वज़ीर बोला, हमें रानी साहिबा का फ़ैसला मंजूर है। बादशाह सलामत, आप जब कहेंगे दूसरी रियासत के बादशाह को पैगाम पहुंचा दिया जाएगा कि आपसे मुलाकात करें। ठीक है, हम कुछ लोगों को दूसरी रियासत में भेज देंगे। मुझे उम्मीद है आइंदा कोई रानी साहिबा के फैसलों पर सवाल करने की हिम्मत नहीं करेगा। आप सब जा सकते हैं। अब दरबार खाली हो गया। हूर का हाथ थामकर अरशमान इस वक्त दरबार के साथ बनी हुई बालकनी में खड़ा था। हूर, हम आपको एक बात आज बता दें कि जब तक आप खुद अपने हक के लिए आवाज़ नहीं उठाएंगी कोई कुछ नहीं कर सकता, मैं भी नहीं। आपके पास कोई जादुई ताकत नहीं, मगर आप रानी हैं और आपके पास दिमाग है जिसका बरवक्त इस्तेमाल आपको बहुत सी मुश्किलात से बचा लेगा। हूर को अपने हिसार में लेकर उसके कंधे पर थोड़ी टिका कर अरशमान उसे आहिस्ता आहिस्ता समझा रहा था। अरशमान, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसे मुझे किसी तख्त पर बैठना है और लोगों के लिए फ़ैसले लेने हैं। मेरी ज़िंदगी बहुत आम सी थी जिसमें एक हंसती मुस्कुराती फैमिली का तस्वुर था। अब भी हमारा ख़ानदान वैसा ही होगा, बस हम पर ज़िम्मेदारियाँ हाँ थोड़ी ज़्यादा हैं। अरशमान, हमारे बच्चे क्या इंसान होंगे? हाँ, वो इंसान भी होंगे और परीज़ाद भी। उनके पास आप जैसी खूबसूरती होगी और मुझ जैसी ताकतें। हूर ने अरशमान की बाहों का हार तोड़ा और उसकी तरफ मुड़ी। आपने अभी तक मुझे अपने पर नहीं दिखाए। अरशमान इसकी बात पर हंसने लग गया। आपको देखना है कि आपके शौहर मोहतरम के पास कैसे पर है? जी बिल्कुल, मुझे देखना है। अरशमान हूर का हाथ छोड़कर पीछे हुआ और बालकनी के पास आया। अरशमान ने बालकनी पर चढ़कर हूर को देखा, फिर नीचे छलांग लगाई। हूर आगे आई तो अरशमान अपने परों समेत ऊपर आया। सफ़ेद और भूरे के मिलाप से अरशमान के पर बने हुए थे। अरशमान के परों पर तितलियां बनी हुई थी। अरशमान हूर के पास आया और अपने पर हिलाए। बहुत सारी चमक हूर के ऊपर गिरी। अरशमान, हूर ने हंसते हुए अरशमान का बाजू पकड़ा। हूर अरशमान के सीने पर हाथ रखकर उसके दिल की धड़कन महसूस करने लगी। फिर अपने हाथ अरशमान के परों पर लाई और उसके परों को हाथों से चेक किया। हूर ने शरारत से अरशमान के पर खींचे। आह जालिम लड़की, दर्द होता है। सच में तो और नहीं, आओ तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊं। अरशमान ने हूर को मुस्कुराकर कहा। जी नहीं, मुझे गिरा दिया तो फिर क्या? मुझ पर इतना भी भरोसा नहीं रानी हूर। अरशमान खान। हूर बालकनी के किनारे पर खड़ी अरशमान की आंखों में देख रही थी। हूर को अरशमान की आंखें बहुत पसंद आई थी, जिनमें चमक रहती थी
जब ये हूर के करीब आता, हूर ने अशमान की आंखों पर हाथ फेरा। अशमान ने हूर के हाथ थाम कर उन पर प्यार दिया। हूर ने बालकनी के पिल्लर पर हाथ रखा और ऊपर आ गई। अशमान ने उसे थाम लिया। अशमान, हम हवा में हैं? हूर नीचे देख कर बोली। जी बिल्कुल, हम हवा में हैं और अभी हम सारी रियासत की सैर करेंगे। अशमान उसे थामे उड़ा तो हूर की खुशी और खौफ के मिले जुले असरात से चीखें निकली। मजा आ रहा है अशमान, आप ये सब कैसे कर लेते हैं? मैं बचपन से ये सब करता आ रहा हूँ। मैं आपकी तरह इंसान नहीं हूँ, इसलिए मेरे लिए ये आम बात है। हूर, अशमान हूर को थामे बहुत सी चीजें बता रहा था। फिर ये दोनों एक खूबसूरत आबशार के पास उतरे। अशमान ने अपने पर बंद किए। अशमान, यहाँ कितने खूबसूरत आबशार है ना? जी हाँ, और मुझे बहुत अच्छा लगता है अपनी रानी के साथ इन सब चीज़ों को देखने का। अशमान ने आबशार का पानी हूर के ऊपर फेंका। हूर ने भी जवाब में पानी अशमान के ऊपर फेंका। दोनों इस लम्हे के सहर में गुम थे, ये जाने बगैर कि जुदाई उन्हें बहुत देर से देख रही है। 3 माह गुजर गए थे हूर को इस दुनिया में आए जो उसके अपनों से दूर थी, मगर उसे यहाँ भी बहुत से अपने मिले। आज सुबह से इसकी तबीयत बहुत खराब थी। फौजिया खातून ने हूर के लिए एक हकीम औरत को बुलाया। फौजिया खातून काफ़ी देर से ख्वाबगाह के बाहर इंतजार कर रही थी। जब हकीम खातून आई, आपके लिए एक खुशखबरी है मलिका। क्या खुशखबरी है? रानी साहिबा उम्मीद से हैं, इस महल में रौनक आने वाली है। फौजिया खातून के चेहरे पर खुशी देखने वाली थी। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे ये खबर सुनाने के लिए। मुलाजिमा फ़ौरन जाओ और पूरे महल में खबर कर दो कि महल में रौनक आने वाली है। फौजिया खातून खुशी खुशी हूर के पास गई। बहुत बहुत मुबारक हो मेरी बेटी। बहुत शुक्रिया वालिदा। अशमान को जब ये बात पता चली तो उसकी खुशी का ठिकाना न था। हूर का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता था इस महल में। अशमान हाथ में खाने की प्लेट लिए बैठा था, जो हूर बहुत मुश्किल से खा रही थी। आजकल हूर बिस्तर की ही होकर रह गई थी। हूर को उम्मीद से वे 5 माह हो गए थे और अशमान इसका हर लम्हे ख्याल रखता। हूर, थोड़ा सा लगा ले। अशमान, मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा। हूर, अगर आप खाएंगी तो अपनी सेहत का ख्याल कैसे रखेंगी? चले शाबाश, थोड़ा सा खा ले। अशमान, आज न जाने क्यों मेरा दिल परेशान है, जैसे कुछ होने वाला है। ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ आपका वहम है। नहीं अशमान, मुझे लगता है कुछ गलत है। हूर, आप शायद अपने घर वालों को याद करती हैं। हम जाएंगे वहाँ जब हमारा बच्चा इस दुनिया में आ जाएगा। तब तक के लिए आप आराम करें। अशमान हूर को खाना खिलाकर चला गया। हूर बहुत आराम से सो रही थी। जब उसे महसूस हुआ उसके पास कोई आया है, उसे लगा अशमान है। आने वाले ने हूर की आंखों पर हाथ रखा। हूर ने यह हाथ हटाया तो सुल्तान उसके सामने खड़ा था। सुल्तान है, शहजादी, आपका शहजादा सुल्तान। सुल्तान ने हूर की आंखों पर दोबारा हाथ रखा और वो बेहोश हो गई। सुल्तान ने हूर को उठाया और इस महल से चला गया। जारी है एक कैद इश्क। मुसन्निफ़ा हफ्सा जावेद, किस्त नंबर 7। मेरी इजाज़त के बगैर कॉपी पेस्ट मत करे। नावल के तमाम किरदार फर्जी हैं, जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। हूर की आंख धीरे धीरे से खुल रही थी। हूर को अपने हाथ पर नमी का एहसास हुआ। हूर का दिमाग बेदार हो रहा था। हूर को याद था कि ये अपने महल में अपने कमरे में सो रही थी, मगर ये कमरा कुछ अजीब सा था। यहाँ पर वैसे ही सेटिंग थी जैसे इसके पुराने घर में थी, इसकी अपनी दुनिया में। हूर ने इर्द गिर्द देखा तो ये एक कुशादा कमरा था, जिसके अंदर ये बेड पर लेटी हुई थी और इसके हाथ पर ड्रिप लगी हुई थी, जबकि कमरे में सामने एक खूबसूरत तस्वीर लगी थी, जिसमें हूर की ही अपनी ही तस्वीर थी। अशमान, अशमान। हूर ने अशमान को आवाज़ें देना शुरू कर दी कि शायद वो कहीं से आ जाए, मगर उसका नाम और निशान भी नहीं था। इतने में दरवाज़ा खुला और अंदर आने वाला और कोई नहीं सुल्तान था, जिसने बिल्कुल इंसानों जैसे कपड़े पहन रखे थे। उसका अंदाज भी इस वक्त बिल्कुल इंसानों जैसा ही था। अरे अरे शहजादी, आप उठिए मत, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। डॉक्टर अभी यहाँ से होकर गया है और उसने बताया है कि आपको रेस्ट की अशद ज़रूरत है। हूर ने सुल्तान को देखा तो उसके दिमाग में सब यादें दोबारा आने लगीं। तुम मुझे कहाँ ले आए हो? मैं तो अपने महल में थी ना। आप इस वक्त इंसानी दुनिया में हैं। मैं आपको अशमान की कैद से आज़ाद करवा लाया हूँ। मैं यहाँ इंसानी दुनिया में अपनी ताकतों से रह सकता हूँ। यहाँ आना जाना है मेरा, इसलिए मैं आपको अपने घर यानी हमारे घर ही लाया हूँ। हूर के पास उठने की हिम्मत नहीं थी, इसीलिए उसने लेटे हुए ही सुल्तान को गुस्से से जवाब दिया, तुम्हारा दिमाग ठीक है शहजादे सुल्तान, मैं बादशाह अशमान की मलिका हूँ। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे महल से लेकर आने की? तुम मेरे पीछे क्यों पड़ गए हो? बादशाह पर आपका कोई हक नहीं। बादशाह अशमान ने आपको मुझसे चुराया है। अगर बादशाह अशमान ना आता तो सबसे पहले आपका और मेरा निकाह होता और ये बच्चा मेरा होता। तुम्हें शर्म नहीं आती ये सब कहते हुए? किसी की बीवी हूँ और बच्चे की माँ, तुम खुद को समझते क्या हो? हाँ, मेरा निकाह अशमान से हुआ है और मैंने अपनी ज़िंदगी अपना ली है, जिसमें तुम जैसे इंसान की कोई गुंजाइश बाकी नहीं बचती। सुल्तान ने हाथ में उठाई हुई खाने की ट्रे मेज़ पर रखी। आपसे पहले कौन मिला था शहजादी? मैं, और आपके साथ ज़िंदगी गुजारने का हक भी मेरा है। मैं आपको आपके माँ बाप के पास ले जाऊंगा, मगर वहाँ सबको यही बताना है
मैं आपका शौहर हूँ और ये बच्चा मेरा है। मैं आपको वापस अपने साथ अपनी रियासत में ले जाऊंगा और फिर हम शादी करेंगे। मैं अर्शमान की बीवी हूँ। तुम ये सब नहीं कर सकते। अर्शमान तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। हूर ने कदरे चीख कर कहा, अर्शमान के यहाँ आने के सारे रास्ते मैंने बंद कर दिए हैं और आप जब मेरे साथ इतना अरसा रहेंगी तो अर्शमान आपको कभी कबूल नहीं करेगा, नहीं अर्शमान की रियासत के लोग। तुम्हें ये सब कहते हुए शर्म नहीं आती? सुल्तान ने हूर के हाथ से ड्रिप उतारी। मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ हूर, और बेफिक्र रहें, मेरी ज़ात से आपको कोई नुकसान नहीं होगा। आप मेरी भी शहजादी ही बनेंगी और बाद में रानी। रही इस बच्चे की बात, तो इसको अपना लूंगा मैं। जो चीज़ आपकी है उससे मोहब्बत लाजिम है मेरी। अर्शमान आ जाएंगे, मुझे यकीन है। वो मुझे यहाँ से ले जाएंगे और वो मुझ पर एतबार भी करेंगे। जो होना होगा वह हो जाएगा शहजादी। उठे और खाना खाएं। शाम को आपके माँ बाप की तरफ चलेंगे और वहाँ आप कुछ नहीं बोलेंगी, वरना लोग सवाल करेंगे आपसे कि ये बच्चा किसका है और किस रिश्ते से आप मेरे साथ हैं। तुम अच्छा नहीं कर रहे मेरे साथ। मैं जानता हूँ मैं बिल्कुल भी अच्छा नहीं हूँ और आप मुझे अच्छा तसव्वुर भी ना करें। मैं सिर्फ और सिर्फ आपके लिए इतना नरम हूँ और आपकी खातिर ही ये सब कर रहा हूँ। हूर को ज़्यादा तकलीफ हो रही थी कमर में, इसीलिए खामोशी से वो उठकर बैठी और सुल्तान का लाया हुआ खाना खा लिया। सुल्तान इसके बाद हूर के लिए अलमारी से कुछ कपड़े निकाल कर लाया और उसको कहा कि उठे और अपने कपड़े तब्दील कर ले। वो जानती थी कि अपने माँ बाप के घर जाकर भी उसे एक तवील मुश्किल का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि सब लोग उसे यही समझ रहे होंगे कि ये घर से भागी हुई है। माँ बाप ने तो शायद यकीन कर लिया हो उसके खत पर, मगर लोग यकीन नहीं करेंगे। अर्शमान कमरे में आया, उसको हूर कहीं भी नजर न आई। अर्शमान ने गुलबहार के साथ हूर को हर जगह ढूंढा। उसे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि हूर कहाँ जा सकती है, और उसकी तबीयत पहले ही ठीक नहीं थी और अब वह न जाने कहाँ चली गई थी। फौजिया बेगम भी बहुत ज़्यादा परेशान थी और तकरीबन सारे महल में हूर को तलाश रही थी। अर्शमान आखिरकार दरबार के अंदर बैठा हुआ था। अर्शमान का एक खास मुलाजिम तसेवक उसके पास आया और जो खबर उसने अर्शमान को दी उसे सख्त गुस्सा आ गया। उसने अर्शमान को बताया कि इंसानी दुनिया तक जाने के तमाम रास्ते जाते जाते सुल्तान बंद कर गया है और वो यहाँ से रानी को अपने साथ ले गया है। ऐसा कैसे हो सकता है? हमने रानी की हिफाजत के लिए बहुत ज़्यादा इंतज़ाम किए थे। बादशाह सलामत, आपने इंतज़ाम तो किए थे, मगर सुल्तान ने किसी तरीके से रानी तक रसाई हासिल की है। मैं नहीं जानता उसने क्या किया है, मगर कुछ ऐसा उसने रानी को दिया था जिसकी बदौलत वो रानी तक रसाई हासिल कर गया। मुझे रानी तक पहुंचना है। मैं उन्हें सुल्तान के भरोसे थोड़े वक्त के लिए भी नहीं छोड़ सकता। बादशाह, आप जानते हैं न कि इंसानी दुनिया तक जाना कुछ लोगों के लिए मुमकिन है हमारे यहाँ, और आप कभी भी इंसानी दुनिया में नहीं गए। सुल्तान ने जाते जाते आपके वहाँ जाने के रास्ते बंद कर दिए। अगर अब आप कोशिश भी करें तो वक्त लगेगा। मेरी रानी है, उसके पास, उसकी रियासत में बादशाह शहरयार को पैगाम भेजो कि मैं उनके बेटे को इस बात के लिए कभी माफ़ नहीं करूँगा। उसने मेरी रानी को मुझसे छीनने की कोशिश की है। हालात कशीदा हो जाएंगे। बादशाह शहरयार अगर अपने बेटे का साथ देंगे, जानता हूँ मैं सब, मगर बादशाह शहरयार कुछ नहीं कर सकते। वो मुझे भी जानते और खुद को भी। तुम पैगाम भिजवा दो उन्हें और जल्द से जल्द मैंने अपनी रानी के पास जाना है। उनकी हालत ठीक नहीं थी। रानी के गुम होने की बात किसी को भी पता न चले। जी बादशाह सलामत। अर्शमान अपने तख्त पर बैठा हुआ था। सुल्तान जाते जाते उसे कितनी बड़ी तकलीफ दे गया है। सुल्तान ने उसके साथ एक गेम खेली थी। जाते जाते वो तमाम रास्ते बंद कर गया था कि ये रानी तक पहुंच न पाए, मगर अर्शमान भी जानता था कि किस तरह सुल्तान तक पहुंचना है। हूर को इस वक्त एहसास हो रहा था कि काश उसके पास कोई ताकत होती और ये अर्शमान के पास चली जाती। अगर हूर अपने माँ बाप के पास अर्शमान के साथ आती तो उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता, मगर आज सुल्तान के साथ आकर उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे उसने अर्शमान के साथ बेवफाई कर दी है, मगर उसके पास और कोई चारा नहीं था। हूर को दरवाजे के सामने लाकर सुल्तान ने दरवाज़ा बजाया। अंदर से हूर की वालिदा निकली। मेरी बच्ची कहाँ चली गई थी? आ गई वापस। मेरी शहजादी ठीक तो है ना? हूर की वालिदा फौरन ही उसके पास आई और उसे सीने से लगा लिया। हूर ने जैसे ही अपनी वालिदा को देखा, उसने रोना शुरू कर दिया। सुल्तान जो पीछे खड़ा हुआ था, ये आगे आया और हूर के कंधे पर हाथ रखा, जो उसने गुस्से से झटक दिया। ये कौन है हूर? अस्सलाम अलैकुम, मैं हूर का शौहर हूँ। आप सबको बहुत याद करती थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना उसको मिलवाने लाओ आपसे। हूर ने रोते हुए सुल्तान को देखा, जो बहुत सफाई से झूठ बोल रहा था। मेरी बच्ची, कितना याद किया तुम्हें हमने। तुम कहाँ चली गई थी? एक खत मिला था हमें तुम्हारा। उसके बाद कोई लड़की मिलने आई थी तुम्हारे बाबा से। तुम्हारे बारे में बताया उसने। किस जगह थी तुम? मैं परियों की दुनिया की रानी हूँ माँ। मैं आपसे बहुत दूर रहती हूँ। वो एक बिल्कुल अलग दुनिया है। तहरीम भी घर के अंदर थी। जब उसने घर के अंदर देखा कि माँ इतनी देर से नजर नहीं आई, तो वो फौरन ही बाहर आई। दरवाजे के सामने अपनी बहन को एक लड़के के साथ खड़ा देखकर तहरीम हैरान हो गई। फिर फौरन से आगे आई और हूर को गले लगा लिया। हूर,
कहाँ थी तुम मेरी जान? आपी, सारी बातें आप लोग दरवाजे पर करेंगे कि अंदर आने देंगे? आ जाओ। तहरीम हूर को थामे अंदर लाई। हूर की वालिदा बार बार रो रही थी। सुल्तान भी उनके साथ ही अंदर गया। सुल्तान सोफे पर बैठा। ऐसा लगता ही नहीं था कि ये उस दुनिया का नहीं। अपनी आंखों पर नीले रंग के लेंस लगाए थे उसने। हूर, तो उम्मीद से है? तहरीम ने अपनी बहन के चादर के अंदर छुपे सरापे को देखकर भांप लिया। जी आपी, 5 माह हो गए हैं। यहाँ कितनी गर्मी है नापी। गर्मी नहीं है यहाँ, अभी तो हमने कोई पंखे भी नहीं लगाए। सर्दी शुरू होने वाली है। मैं जिस जगह रहती हूँ न वहाँ बहुत सर्दी है। मुझे यहाँ पर सर्दी महसूस ही नहीं हो रही। सुल्तान उनकी बातें सुन रहा था। हमने जब तेरा खत पढ़ा हमें बिल्कुल भी यकीन नहीं आया, मगर खत के ही अंदर से कुछ ऐसी चीजें निकली थी कि बाबा को यकीन करना ही पड़ा। फिर एक लड़की आई थी, शायद तुम्हारी रियासत में से थी। उसके पास भी कुछ ऐसा था कि बाबा को यकीन करना ही पड़ गया कि तुम अब हमारे साथ नहीं हो। हाँ, वह लोग मुख्तलिफ हैं, शायद कोई परी हो। आप मुझे बताए ना कि पीछे किसी ने कुछ कहा तो नहीं ना? मेरे बारे में नहीं, बाबा ने किसी को पता लगने ही नहीं दिया। सबको यही बताया कि तुम्हारी शादी अपने दोस्त के बेटे से कर दी, जो तुम्हें लेकर दूसरे शहर चला गया है। आपी, मैंने आप सब लोगों को बहुत याद किया। मुझे यहाँ की बातें भूलने लगी थी। वहाँ रहकर सबके साथ मुझे ऐसा लगता था कि कुछ अरसे में आप सबके चेहरे मुझे भूल जाएंगे। हमने भी तुझे बहुत याद किया। ये तेरे शौहर हैं जी। मैं इनका शौहर हूँ। मैंने हूर को कहा था कि इसको इसके वालिदैन से मिलवाने लाऊंगा, तो सोचा क्यों ना थोड़ी देर के लिए यहाँ आया जाए। आपी, मैं अब यहाँ ही रहूंगी कुछ दिन। नहीं शहजादी, हम यहाँ नहीं रह सकते। आप जानती तो हैं न कि हमें महल वापस जाना है और सब लोग आपके मुंतजिर हैं। वो ठीक कह रही है। इसे कुछ अरसा हमारे पास रहने दें। बच्चे के पैदा होने के बाद आप इसे ले जाएगा। मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं ये नहीं कर सकता। शहजादी का जो घर है उन्हें अब वहाँ ही रहना है। बेफिक्र रहे, ये मिलने आती रहेंगी। हूर की आंखों से आंसू निकल रहे थे। ये एक अजीब बात थी कि ये कैसे कबूल कर लें कि उनकी बेटी अब सच में उनके साथ नहीं रह सकती। हूर के वालिद शाम को घर आए तो हूर को देखकर बहुत खुश हुए। मेरा बच्चा, तुम्हें कोई मसला तो नहीं? अगर है तो अपने बाबा को बताओ। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। बाबा, मैं ठीक हूँ बिल्कुल। बस शुरू में थोड़ी मुश्किलात होती थी, मगर फिर मेरी सास और शौहर ने मेरा बहुत ख्याल रखा है। मुझे कभी ये महसूस ही नहीं होने दिया कि मैं घर से बहुत दूर हूँ। बहुत शुक्रिया आपका सुल्तान बेटे, मेरी बेटी की हिफाजत के लिए। मगर आपने ये अच्छा नहीं किया, यूं मेरी बेटी को हमसे दूर करके। तुम जानते हो ये हमारी लाडली बेटी है। आज तक एक खरोच भी इसे आने नहीं दी हमने। मैं अपने हर अमल के लिए माजरत ख्वाह हूँ, मगर मैं मजबूर था। मैं अपनी पहचान आप लोगों को नहीं बता सकता था। मुझे उम्मीद है आप लोग अब भी हमारी पहचान के बारे में किसी को नहीं बताएंगे। नहीं, हम किसी को कुछ नहीं बताएंगे। बस हमारी बेटी को हमसे मिलवाने लाते रहना। जी ज़रूर, क्यों नहीं। हूर इस सब में बिल्कुल खामोश बैठी थी। ये अपने वालिद को कैसे बताती कि सुल्तान उसका कुछ नहीं लगता। उसका शौहर तो अर्शमान है, मगर पहले ही सब कुछ कबूल करना हूर के वालिदैन के लिए मुश्किल था, और ऊपर से ये सब कुछ। हूर जानती थी सुल्तान उसको नुकसान नहीं पहुंचाएगा और बहुत जल्द अर्शमान उसके पास होगा। हूर अपने माँ बाप के साथ एक हफ्ता रही। बारिश बहुत तेजी से बरस रही थी। हूर को याद था कि अर्शमान उसे सर्दी में बाहर नहीं जाने देता था। अर्शमान को याद करते ये रोने लगी। बेबी, हम जल्दी ही बाबा के साथ होंगे, तुम परेशान मत हो। हूर रोते हुए खुद से ही बातें कर रही थी। अर्शमान का इंतजार न जाने कितना तवील होना था। जारी है कैद इश्क मुसन्निफा हफ्जा जावेद। आखिरी किस्त हूर को सुल्तान की कैद में रहते हुए बहुत अरसा हो गया। अब तो वह वक्त जल्द आने वाला था जब उसका बच्चा उसके साथ होता। उसे बस इस बात की बहुत ज़्यादा फिक्र थी कि न जाने उसका बच्चा अपने वालिद को देख भी पाएगा या नहीं। ये रोज़ अर्शमान को पुकारती और कहता कि जहाँ भी हो मेरे पास आ जाओ, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। सुल्तान अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश करता कि हूर को किसी चीज़ की कमी ना हो, मगर हूर सिर्फ और सिर्फ अर्शमान को ही याद करती। अपने वालिदैन के यहाँ से आने के बाद ये उसी घर में रखे थे जहाँ उसे सुल्तान लेकर आया था। सुल्तान अभी अभी हूर के पास उसके कमरे में आया था। कुछ खा लो, यूं भूखा रहकर तुम अपना ही नुकसान करोगी। मुझे मेरे अर्शमान के पास वापस जाने दो। तुम जो कहोगे वो तुम्हें देंगे। तुम्हें कोई सज़ा भी नहीं मिलेगी। मुझे मेरे अर्शमान के पास वापस जाने दो। नहीं हूर, मैं तुम्हें अर्शमान के पास वापस नहीं जाने दे सकता। मैं तुम्हें अब खुद से दूर नहीं करूँगा। मुझे कैद करके तुम खुद से मोहब्बत करने पर मजबूर नहीं कर सकते। कोई इंसान उस शख्स से मोहब्बत नहीं कर सकता जो उसके साथ यूं ज़बरदस्ती करे। मुझे किसी बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता हूर। मुझे सिर्फ इस बात से गरज है कि तुम मेरी हो और तुम्हें मेरा ही होकर रहना है। हूर सुल्तान की बात पर रोने लग गई। इन गुजरे कुछ महीनों में ये ऐसे ही रोती थी। अर्शमान ने उसे कभी रोने नहीं दिया था। अब उसे लगने लगा था कि अर्शमान से दूर रहकर ये जिंदा नहीं रह पाएगी। अर्शमान अपने खास मुलाजिम के साथ खड़ा हुआ था। आज उसने अपने मुलाजिम को कहा था कि ये कोशिश करेगा इंसानी दुनिया में जाने की।
मगर इससे शायद इसको नुकसान भी हो सकता था, मगर हूर के लिए कुछ भी कर सकता था। बादशाह सलामत, अगर आप इस मर्तबा नाकाम हो गए तो फिर आप बहुत देर बाद कोशिश कर सकेंगे। मुझे उम्मीद है कि मैं इस दफ़ा कामयाब हो जाऊंगा। तुम बस देखो, यहाँ पर मैं अगर अपनी हूर के पास चला गया तो उसे लेकर ही आऊँगा। अशमान अपने मुलाजिम को कहकर अपने कमरे में चला गया। इसके बाद जब दोबारा उसकी आंख खुली तो ये इंसानी दुनिया में था। यहाँ सब कुछ बहुत अजीब था, मगर अशमान को एक बात की खुशी थी कि ये अपनी हूर के बहुत करीब है। उसे यकीन ही नहीं था कि इंसानी दुनिया में आ पाएगा। ये कब से कोशिश कर रहा था कि जल्द से जल्द हूर के पास पहुंच जाए, और ये हूर के पास ही पहुंचने वाला था। अशमान इर्द गिर्द देख रहा था। सबसे पहले उसने अपने जादू से अपने कपड़े तब्दील किए। उसके बाद हूर के पास जाना उसका सबसे पहला मकसद था। ये जानता था कि सुल्तान दुनिया में मौजूद है और कहीं नज़दीक ही है। अशमान अब अपनी रानी के बारे में जान रहा था। उसे महसूस हो रहा था कि वो यहाँ ही नज़दीक है कहीं। हूर बिस्तर पर लेटी हुई थी। उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि अशमान उसके बहुत करीब है। कहाँ है आप अशमान? जल्दी से आ जाए। मैं चाहती हूँ कि हमारे बच्चे को जो सबसे पहले उठाए वो आप हों। हूर ने रोते हुए अशमान को पुकारा। सुल्तान जो किचन में खड़ा हुआ रात का खाना बना रहा था, वो बाहर लाउंज में आया तो किसी गैर मामूली पन का एहसास हुआ। अभी ये कुछ सोचता, इससे पहले ही दरवाज़ा एक दहाड़ से खुला। अंदर आने वाला अशमान था। बादशाह अशमान। सुल्तान ने अशमान की तरफ देखा जो गुस्से से अंदर आया। अशमान ने अंदर आते ही सबसे पहले सुल्तान को अपनी ताकत से नीचे गिराया। सुल्तान भी शायद तैयार था। इस बार सुल्तान ने भी अपने हाथ आगे किए जिससे रोशनी निकली और अशमान की तरफ गई। अशमान को भी झटका लगा। इस बार नहीं हारूंगा मैं, शहजादी मेरी होंगी। बादशाह अशमान। मैंने उन्हें सबसे पहले देखा, पसंद किया और अपनी दुनिया में ले गया। तुम होते कौन हो रानी के बारे में ऐसी बात करने वाले? वो शुरू से मेरी थी और मेरी ही रहेंगी। तुम्हें मैंने पहले भी कहा था कि मेरे रास्ते से दूर रहो, मगर तुम शायद अभी मुझे बेहतर तरीके से जानते नहीं। अशमान ने दोबारा रोशनी सुल्तान की तरफ फेंकी। सुल्तान ने भी उसे रोका। नहीं बादशाह अशमान, शुरू से तुम्हारा रवैया लोगों के साथ ऐसा ही था कि जो चीज़ अच्छी लगी उसे अपना बना लिया, मगर हूर कोई चीज़ नहीं थी बल्कि जीती जागती इंसान थी। तुमने कभी किसी के एहसासात का ख्याल किया है? मुझे तुम जैसे इंसान से हमदर्दी भी नहीं सुल्तान। तुम शायद नहीं जानते, तुम में और मुझ में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तुम इस शख्स के बेटे हो जिसने आज तक अपनी बीवी को दुनिया से दूर रखा, तो कैसे तुम किसी को खुश रख सकते हो? मेरे बाबा के बारे में कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं। वो माँ से बहुत प्यार करते हैं, मगर तुम जैसे लोग प्यार का मतलब भी नहीं जानते। इनके नज़दीक सिर्फ अपनी ज़ात अहम है। हूँ जिसे शोर की आवाज़ आ रही थी। बहुत देर से ये कमरे से बाहर आई। कमरे से बाहर उसे जब अशमान नजर आया तो ये रोते हुए बोली, अशमान। अशमान की नज़र हूर पर पड़ी। पीले रंग के शलवार कमीज पर चादर को अपने इर्द गिर्द और सर पर उसने अच्छे से फैला रखा था। अशमान हूर की तरफ आया। मेरी जान, मेरी रानी हूर। अशमान। अशमान ने हूर को अपनी बाहों में भरा। अशमान ने हूर के चेहरे पर प्यार दिए और उसकी आंखों को देखा जो वीरान थी। अशमान ने हूर के पेट पर हाथ रखा और यकीन किया इनका बच्चा ठीक है। ठीक हो मेरी जान। आप जानती हो मैंने ये वक्त कैसे गुजारा है। मैंने पल पल यहाँ आपके पास आने के लिए लम्हे गिने हैं। बहुत हो गया है इमोशनल ड्रामा। तुम जानते हो बादशाह अशमान, तुम्हारी बीवी कितना अरसा मेरे पास रही है। क्या अब भी तुम उसे अपनाने को तैयार हो? हूर ने आंसू भरी आंखों से अशमान को देखा। अशमान, आप मुझ पर शक मत करिएगा, ऐसा कुछ नहीं है। मैं बिल्कुल वैसे ही हूँ जैसा आपने मुझे छोड़ा था। अशमान ने हूर के चेहरे पर प्यार से हाथ फेरा। मैं जानता हूँ ये घटिया शख्स जो कह रहा है वो सच नहीं। वैसे भी मैंने आपसे इश्क किया है मेरी रानी। आपकी हर तकलीफ का अंदाज़ा मुझे खुद ही हो जाता है। आप पर जो भी तकलीफ आती है मुझे इसका इल्म पहले से ही होता है। सुल्तान ने हूर को अशमान के पास देखा तो ये जब्त कर गया, मगर जब उसे मालूम हुआ कि अशमान सच में हूर को नहीं छोड़ेगा तो उसने अशमान पर वार किया। अशमान। हूर की चीख निकली। अशमान ने हूर को अपने सीने में छुपाया। अशमान गुस्से से पीछे देखने लगा, फिर अपने सुल्तान की तरफ आया हूर को साइड पर करके। तुम मेरे सामने खड़े हो, तुम शायद ये भूल रहे हो तुमने पहले जुर्रत की मेरी रानी को तकलीफ पहुंचाने की, अब तुम मेरे सामने खड़े होने की जुर्रत कर रहे हो। बादशाह अशमान कभी भी अपने मुजरिमों को माफ़ नहीं करता। अशमान की आंखें इस वक्त खौफनाक हद तक सुर्ख थी और ये सुल्तान की तरफ आ रहा था। सुल्तान भी पहले से तैयार था, इसलिए ये भी अशमान की तरफ आने लगा। हूर पीछे खिड़की सब देख रही थी। हूर के देखते ही दोनों में सख्त लड़ाई हुई। हूर की चीखें निकल गई जब उसने अशमान का खून निकलते देखा। अशमान और सुल्तान दोनों ही ताकतवर थे और इस लम्हे दोनों ही सख्त गुस्से में थे। अशमान ने वार किया। सुल्तान नीचे गिरा। अशमान ने सुल्तान का बाजू थामा और झटका देकर खींचा। रोशनी के निकलते ही सुल्तान को समझ आया कि उसके साथ हुआ क्या है। ये तुमने क्या गया? अशमान ने सुल्तान की सारी ताकतें ले ली थी। तुमने हमारे साथ गद्दारी की है।
न सिर्फ अपनी रियासत के लोगों को तकलीफ दी तुमने बल्कि मेरा बादशाह अशमान का मुकाबला करने की कोशिश की। हमसे तुम्हारी सारी ताकतें वापस लेते हैं और 10 साल के लिए तुम अपनी रियासत अपने घर नहीं जा सकते। 10 साल तुम्हें इसी इंसानी दुनिया में रहना है। यह तुमने अच्छा नहीं किया बादशाह अशमान, तुम मुझसे मेरी ताकतें नहीं छीन सकते। मैं चाहता तो तुम्हें ख़त्म भी कर सकता था, मगर मैं तुम्हें ऐसी सज़ा देना चाहता था जो तुम्हें हमेशा याद रहे। अब जब भी तुम सोचा करोगे तो तुम्हें समझ आएगा कि तुमने किसके साथ मुकाबला करने का सोचा था। अरशमान हूर की तरफ बढ़ा जो रो रही थी। चले रानी। हूर सुल्तान की तरफ आई। मैंने तुम्हें कहा था न, सुल्तान के इश्क को कभी कैद नहीं कर सकते। मुझे दुख है कि तुमने अपनी जिद और आना के पीछे खुद को तबाह कर लिया। मैं उम्मीद करती हूँ कि जब अपने माँ बाप से मिलोगे तो एक नए इंसान बनकर मिलोगे। यहाँ इंसान तुम्हें बहुत कुछ नया सिखा देंगे। सुल्तान ने हूर को देखा। वह जानता था कि शायद अब कभी दोबारा उसे देख न पाए। अशमान, सुल्तान मुझे मेरे वालिदैन के पास लेकर गया और यही जाहिर किया कि मेरा शौहर है यह। मैं अपने माँ बाप से मिलना चाहती हूँ, मगर आप साथ होंगे तो वो क्या सोचेंगे? अशमान हंसने लग गया। शायद आप भूल गई हैं कि आपके शौहर मोहतरम इंसान नहीं हैं। मैं इन्हें इस बात की याद ही भुला दूंगा कि वो सुल्तान से मिले थे। इन्हें ये याद होगा कि वो मुझसे मिले थे। सुल्तान को छोड़कर ये दोनों अपनी दुनिया में चले गए। सुल्तान भी हूर से सच्ची मोहब्बत करता था, मगर शायद वो एक चीज़ भूल गया था। इश्क को कभी कैद नहीं किया जाता, ये तो आज़ाद रहने का आदी है। हूर अपने वालिदैन से मिल रही थी और अब ये जानती थी कि बहुत अरसे तक ये उनसे मिल नहीं पाएगी। इसके वालिदैन की याददाश्त में अशमान इसके शौहर के तौर पर याद रह गया था। एक नई दास्तान रकम हुई। सुल्तान अपने इश्क के पीछे सब कुछ गंवा गया और अशमान ने सब कुछ पा लिया। वो बाबा जो हूर के वालिद के पास आता था, वो कुछ भूल गया था। हूर सुल्तान को नहीं, अशमान को मिली थी और इन दोनों की एक नई कहानी शुरू हुई थी। 10 साल बाद महल में साहिल के पीछे भागते हुए हूर थक गई थी। ये इसका छोटा बेटा था जिसने उसे पैदा होने के बाद से आराम से बैठने नहीं दिया था। रानी साहिबा, आराम से, आप गिर जाएंगी। गुलबहार, तुम अपने शहजादे को भी तो देखो, मुझे कितना तंग करता है। आज आने दो ज़रा, अशमान को शिकायत लगाऊंगी। इन्हें हूर के 4 बच्चे थे, 2 शहजादियाँ और 2 शहजादे। हूर ने इन गुजरे सालों में इस जगह को अपना बना लिया था। यहाँ के लोगों के साथ साथ बादशाह, शहरयार और मलिका बहुत बार हूर से मिलने आए कि इनके बेटे को माफ़ कर दे। शुरू में तो फौजिया खातून हूर को उनसे दूर ही रखती। फिर एक दिन हूर उनसे मिली और अशमान को कहा कि इनके बेटे सुल्तान को माफ़ कर दे। आज 10 साल बाद सुल्तान अपनी रियासत वापस आया था, साथ उसकी ताकतें वापस मिली थी। मगर अशमान ने सुल्तान को कह भी दिया था कि इस बार अगर कोई हरकत करने की कोशिश करेगा तो उसे हमेशा के लिए इंसानों की दुनिया में भेज दिया जाएगा। सुल्तान ने एक लड़की से इंसानी दुनिया में शादी की जिसको मदद में ज़रूरत थी। वो लड़की 2 बेटों की पैदाइश के बाद इस दुनिया से चली गई। सुल्तान आज भी हूर को याद करता। यह रियासत वापस आया अपने 2 बच्चों के साथ। जिस लड़की से उसने शादी की वो उसकी मजबूरी थी और इनका साथ भी बहुत कम था। खड़ी के पास खड़े सुल्तान सिया आसमान को देख रहा था। आसमान पर आज भी आतिशबाजी हो रही थी और ये जानता था कि ये क्यों हो रही है, मगर कहते हैं न, कुछ चीज़ों को हासिल करके भी हम अपना नहीं पाते। हूर आज भी इसी आबशार के पास खड़ी थी जहाँ शादी की पहली रात खड़ी होकर उसने अपने शौहर के हाथ से फूलों का जेवर पहना था। आज इनकी शादी को 11 साल गुजर गए थे। हूर, याद है हमने इस जगह से अपनी आने वाली ज़िंदगी की शुरुआत की थी। क्या हम जानते थे कि ज़िंदगी में इतना कुछ बदल जाएगा? नहीं अशमान, मैंने कभी नहीं सोचा था कि ज़िंदगी यूँ बदल जाएगी, मगर एक चीज़ मैंने ज़िंदगी से सीखी है कि इश्क कभी कैद नहीं हो सकता। वो तो आज़ाद है जो कभी भी अपने महबूब को तकलीफ नहीं दे सकता। अशमान ने हूर की आंखों पर प्यार दिया। मेरी ज़िंदगी में आने का शुक्रिया रानी हूर। अशमान, मेरी ज़िंदगी भी हसीन बनाने का शुक्रिया बादशाह। अशमान। हूर अशमान के सीने से लग सामने होने वाली आतिशबाजी को देख रही थी। ये जानती थी कि बहुत कुछ बदला था और बहुत कुछ बदल जाएगा मुस्तकबिल में, मगर एक चीज़ जो नहीं बदलेगी वो अशमान और उसका प्यार था। इश्क में ज़बरदस्ती नहीं की जाती, ये तो हो जाता है, और जिस चीज़ को सख्ती से थामा जाए वह टूट जाती है। यही मिसाल इश्क की भी है। द एंड।